कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम डिस्कस कर चुके थे। कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या जानते हैं? एक छोटे से एलिमेंट का आंसर, छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट का आंसर किसी भी आर पे म्यू 0/4 आई डी एल क्रॉस आर बाय आर क्यू। इसकी एनालॉजी कूलम्स लॉ में पॉइंट चार्ज का आंसर आर डिस्टेंस पे जो आता है उसकी एनालॉगस है, और कितना था 1/4πε0 क्यू बाय आर क्यूब आर वेक्टर। ये आर वेक्टर के प्रोपोर्शनल है और ये आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ठीक है। दूसरा, ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इसका किसी भी डिस्टेंस पे म्यू 0/4 2i बाय आर, डायरेक्शन क्रॉस। यहां एनालॉजी इसका लैम्डा बाय 2πε0 आर, लेकिन डायरेक्शन आर वेक्टर के पैरेलल। सर्कुलर लूप, यहां सर्कुलर लूप और यहां सर्कुलर लूप पे जो आंसर था 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2 इंटू एक्स। इसीलिए यहां पे फील्ड ऐसी, यहां पे फील्ड ऐसी, लेकिन यहां जो x पे था म्यू 0/4 2m बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2। ऊपर कोई x नहीं है, तो यहां पे एरो इस तरफ, यहां एरो इस तरफ। ठीक है। तो ये बेसिक हमने तीन चीजें देखी। हम इसी को आगे एक्सटेंड करेंगे, लेकिन एक्सटेंड करने के लिए जैसे इसकी वजह से हमने स्फीयर का निकाला, सिलेंडर का निकाला, उन सब के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छी जुगाड़ मिल गई थी, गॉस लॉ। और गॉस लॉ क्या था? E डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रल क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ऑल्दो हमने ये पॉइंट चार्ज के लिए प्रूव किया था, लेकिन ये हमने यूनिवर्सल लॉ मान के सभी के लिए मान लिया कि ये ऑलवेज ट्रू है। बस ऐसी ही एनालॉजी एक यहां मिलने वाली है, लेकिन यहां सरफेस इंटीग्रल नाम की चीज नहीं आएगी। क्यों? याद करिए, मैंने आपसे पहले कहा था कि अगर इसका इक्विवेलेंट गॉस लॉ बनाते तो बी डॉट डी एस का क्लोज इंटीग्रल 0 होता। क्यों? क्योंकि ई डॉट डी एस क्या था? कितनी नंबर ऑफ लाइंस बाहर निकल रही हैं, नंबर ऑफ लाइंस इमर्जिंग फ्रॉम द सरफेस। लेकिन इसमें नंबर ऑफ लाइंस इमर्ज होंगी नहीं, क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्योंकि यहां जो लाइंस बनेंगी हमेशा ये क्लोज लाइन बनेगी इस तरह की। तो हर वो लाइन जो अंदर जाएगी वो बाहर निकल जाएगी, ये इस तरह। तो आप अगर इसमें गॉसियन सरफेस बनाते भी तो जितनी लाइन बाहर निकली उतनी लाइन अंदर आई। मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, इसीलिए यहां जो गॉस लॉ बनेगा वो कोई काम का नहीं है। लेकिन ये समझने की कोशिश करिए, हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। मैं एक और फॉर्मूला लिख रहा हूं जो कोई लॉ नहीं है, E डॉट डी एल इक्वल टू 0। ये दरअसल कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। लाइन इंटीग्रल मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस, और क्लोज लूप मतलब वहां से घूम फिर के वापस वहीं आ गए तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में E डॉट डी एस की क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन, एक ये रूल था, एक E डॉट डी एल इक्वल टू 0, दूसरा रूल ये था। तो दरअसल दो लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, करस्पॉन्डिंग दो लॉ यहां बनते तो पहला बी डॉट डी एस का क्लोज इंटीग्रल 0, क्योंकि लाइंस हमेशा क्लोज्ड है। दूसरा बी डॉट डी एल का लाइन इंटीग्रल कुछ होगा। ठीक है। और यह हम अभी बात करेंगे म्यू 0 आई इनसाइड। म्यू 0 आई इनसाइड मतलब अंदर वाला करंट। यह अभी डिफाइन करूंगा मैं क्या है, लेकिन बस ये समझिए कि एक डीएस वाले फॉर्मूले हैं, डीएल वाले फॉर्मूले हैं। डीएल मतलब लाइन इंटीग्रल कहते हैं, और यहां लाइन इंटीग्रल 0 है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज नहीं होती, ये नेवर क्लोज्ड। लेकिन यहां क्लोज्ड इंटीग्रल नॉन जीरो आ सकता है। देखिए ये टर्म नॉन जीरो हो सकता है क्योंकि ये लाइंस क्लोज्ड होती हैं। तो ये बहुत बड़ा अंतर दोनों में। और यहां क्या है? मोनोपोल एग्जिस्ट करते हैं। तो क्यू इनसाइड वाला टर्म नॉन जीरो हो सकता है, माइनस और प्लस में सरफेस आप ऐसी ले लो, तो ये लाइंस हमेशा बाहर निकल रही हैं, तो नेट बाहर की तरफ फ्लक्स है। लेकिन साउथ नॉर्थ की बात करते
तो यहां से बाहर निकलती, लेकिन यहां अंदर आती नेट फ्लक्स। अकेले नॉर्थ पोल को भी क्लोज करते तो नेट फ्लक्स अब भी 0 आता, क्योंकि उसमें पोल सेपरेट नहीं किए जा सकते। तो ये तो इस तरीके से याद रखिए, मोनोपोल एग्जिस्ट करते थे, क्यू इनसाइड नॉन जीरो है, लेकिन यहां क्यू इनसाइड हमेशा 0 होगा क्योंकि हमेशा डाइपोल आएंगे। लेकिन यहां पे ई डॉट डीएल वहां 0 था क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड है, क्लोज लूप में वर्क डन 0 है, लेकिन यहां बी डॉट डीएल ये नॉन जीरो होगा। और ये हमारा एम्पियर्स लॉ है, सबके नाम, ये गॉस लॉ इन इलेक्ट्रिक फील्ड या गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये गॉस लॉ फॉर मैग्नेटोस्टैटिक्स या मैग्नेटिक फील्ड। ये इसके लिए कोई लॉ नहीं है, ये सिंपली ई डॉट डीएल का क्लोज इंटीग्रल, मतलब आप इसे कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मान सकते हैं। ये जरूर एक लॉ है, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, हम यही डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें वो सब करेंगे जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था। क्या किया था हमने? सॉलिड का आंसर निकाला, हॉलो का आंसर निकाला, शीट का आंसर निकाला, सिलेंडर का आंसर निकाला, वैसे ही आंसर हम इसमें निकालने वाले हैं इस लॉ की मदद से। ठीक है, तो आज की पूरी क्लास में सिर्फ ये चीज हम नहीं पढ़ेंगे कि ये एक नया टर्म आएगा, इसकी तो कोई यूटिलिटी दिख नहीं रही है। ठीक है, ये एक नया टर्म आएगा, बस हमारे लिए काम का ये है। चलो, तो हमने बात की गॉस लॉ इन मैग्नेटिक फील्ड, और ये आया बी डॉट डी एस का क्लोज्ड इंटीग्रल इज इक्वल टू 0, मतलब किसी भी 3D सरफेस से जितनी लाइन अंदर आएंगी उतनी लाइन बाहर निकलेंगी, इट इज ऑलवेज 0। अब मैं लिख रहा हूं एम्पियर्स लॉ इन मैग्नेटिक फील्ड, और पूरा नाम है एम्पियर्स सर्किटल लॉ इन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और इट टॉक्स अबाउट लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल क्लोज्ड इज इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स आई इनसाइड। अब इसका स्टेटमेंट कहता हूं, तो स्टेटमेंट में कुछ और नहीं, यही पढ़ देना है। लाइन इंटीग्रल of magnetic field around any closed surface, any closed loop या closed boundary is equal to mu 0 times current crossing the boundary. ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड। और ये जैसे ई डॉट डीएस में याद करिए, ई डॉट डीएस का ये था, तो इसमें जो चार्ज था हमारा इनसाइड वाला था, ई हमारा था नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे वो सरफेसेस जैसे देखिए Q1, Q2, Q3, जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो सबका कंट्रीब्यूशन था, Q1, Q2, Q3 तीनों का, लेकिन जो Q इनसाइड था वो सिर्फ इनका कंट्रीब्यूशन था। पॉजिटिव चार्जेस को प्लस लिया था, नेगेटिव चार्जेस को माइनस लिया था। तो वैसे ही इसमें ये समझिएगा अच्छे से कि अगर मैंने कोई बाउंड्री, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये बाउंड्री है, ये हाइपोथेटिकल बाउंड्री है, आप इसको बेहतर है मैं डॉटेड कर दूं सो दैट समझ में आए कि ये हाइपोथेटिकल, ये हाइपोथेटिकल है। यहां पे एक करंट I1 बाहर निकल रहा है, I2 अंदर जा रहा है, I3 बाहर निकल रहा है, I4 यहां है, I5 यहां है। तो ये समझने के लिए कि B डॉट DL का क्लोज्ड इंटीग्रल, कि इस पूरी लूप में B डॉट DL का क्लोज इंटीग्रल करने पे कितना आएगा, म्यू 0 टाइम्स। अब ये जो B के कैलकुलेशन है इनमें सबका रोल है, इसका 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 इसका। B तो रिजल्टेंट का है, चाहे करंट अंदर हो चाहे करंट बाहर हो, बी तो जितने भी करंट सोर्सेस हैं सभी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। लेकिन यहां म्यू 0 के साथ आएंगे सिर्फ कौन से करंट, 1 2 3, ये 3 करंट, और इनकी वैल्यू कितनी होगी, तो I1 और I3 पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं या उल्टा भी हो सकता है। तो अब कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, ये समझने के लिए ध्यान दीजिएगा, इनमें कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है।
ये हम समझने के लिए क्या देखेंगे कि जो लूप गिवन है उस लूप की डायरेक्शन चाहिए। ये काफी हद तक वही है कि जैसे चार्ज की वजह से आपको फ्लक्स देखना था, तो हमने इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखी थी कि एरिया वेक्टर बाहर है और इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर है, तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, तो E डॉट ds की वैल्यू प्लस आएगी, पॉजिटिव आएगी। बिल्कुल ऐसे ही इसमें एरिया वेक्टर था, तो इसमें ये dl भी तो एक वेक्टर है। अब dl हम ऐसे जा रहे हैं कि ऐसे जा रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में गिवन होगा ये, जैसे ये dl वेक्टर मैंने डिफाइन किया कि हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो अब किसका मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है? इनमें से I1 डॉट है एंटी क्लॉकवाइज, I2 एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन सॉरी I3 एंटी क्लॉकवाइज, I2 क्लॉकवाइज। तो अगर I1 के मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो पॉजिटिव आएगा। सोचिए I1 का मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, dl भी इसी तरफ है, I3 का मैग्नेटिक फील्ड इसी तरफ, dl भी इस तरफ, बट I2 का मैग्नेटिक फील्ड उल्टा है, dl ऐसा है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। दैट्स वाई पॉजिटिव जो आएगा I1 प्लस I3 माइनस I2। ऑब्वियसली इसमें लूप अगर हम उल्टी चला देते तो ये माइनस I1 माइनस I3 प्लस I2 हो जाता। ये लूप आपको गिवन होगी कि किस डायरेक्शन में मूव करना है, ये आपको गिवन होगा B डॉट DL के केस में, या आप खुद एज्यूम करोगे कि किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है। इसके हिसाब से आपको डिसाइड हो जाएगा कि इनमें से कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, इनसे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हाँ, जब B की कैलकुलेशन किए हैं तो ये ड्यू टू ऑल है, ये ड्यू टू ऑल I1 I2 I3 I5, ठीक है। यहां मैंने प्रूफ नहीं दिया, यहां मैंने लॉ समझाया है कि क्या है। ये बिल्कुल वही हो गया कि जैसे ये क्वेश्चन हो गया Q1 Q2 Q3, तो इसमें अगर हम E डॉट ds हम इसमें यूज करते तो E डॉट ds की वैल्यू आती Q1 माइनस Q2 बाय एप्सिलॉन। E कितना आएगा? ड्यू टू ऑल Q1 Q2 Q3, E सबकी वजह से, लेकिन जो नेट आंसर आएगा ये, इसमें प्लस को ही पॉजिटिव माना, माइनस को ही नेगेटिव माना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम एरिया वेक्टर रेडियली आउटवर्ड को पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा डिफॉल्ट कुछ नहीं है कि एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानेंगे कि क्लॉकवाइज को, वो आपको दिया गया होगा या आपको एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो B डॉट DL के कैलकुलेशन ये आ गए। तो उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा इस फॉर्मूले की यूटिलिटी। अब देखेंगे इसकी यूटिलिटी क्या है, ये तो हम फॉर्मूले समझें। उसके पहले हम क्या करेंगे कि इसको एक केस के लिए वेरीफाई कर लेते हैं। उसमें मैं याद दिलाता हूं कि हमने इस पॉइंट चार्ज के लिए ये क्रॉस चेक किया था कि किसी भी सरफेस के लिए आंसर सेम आएगा कि नहीं। याद दिलाता हूं, ये सरफेस ds था, तो इसका ds इधर है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इसके लिए जो फ्लक्स निकला था वो E डॉट ds ये निकला था। E कितना था? Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू ds, इंटू अगर ये अल्फा है तो कॉस अल्फा, और हमने क्या किया, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल लिया, ds कॉस अल्फा बाय R स्क्वायर अंदर कर दिया, और इसका क्लोज लूप, और ds का कॉस कंपोनेंट, तो ds का कॉस अल्फा बाय R स्क्वायर, ये सॉलिड एंगल बन गया, और टोटल सॉलिड एंगल का क्लोज्ड समेशन 4 पाई है, इट इज Q बाय एप्सिलॉन। तो हमने पॉइंट चार्ज के लिए वेरीफाई किया था कि पॉइंट चार्ज के लिए गॉस लॉ बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। वैसे ही मैं ये एम्पियर सर्किटल लॉ इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए वेरीफाई कर रहा हूं। रफली देखिएगा सेम है, बस आप समझिएगा यहां ये 3D सरफेस है, क्लोज सरफेस, यहां पे ये 2D क्लोज्ड बाउंड्री है, ये 2D बाउंड्री, और पॉजिटिव आ जाए इसीलिए मैं DL वेक्टर ले रहा हूं इधर। ये कोई करंट नहीं है, हाइपोथेटिकल बाउंड्री है। अब अगर मुझे आंसर चाहिए इसका, तो मैं क्या करूंगा, किसी भी एक जनरल पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट पे
सोचिए dB की डायरेक्शन ये है, B की डायरेक्शन ये है, सॉरी dl की डायरेक्शन ये है, ये एंगल इनके बीच का अल्फा। तो इस छोटी सी लेंथ के लिए b डॉट dl का क्लोज्ड इंटीग्रल हम निकालने वाले हैं, तो b dl cos अल्फा, और ये डिस्टेंस अगर r लिखूं तो b की वैल्यू μ0 अपॉन 4 पाई 2i बाय r dl cos अल्फा। करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, मैं मान रहा हूं इनफाइनाइट वायर है, उसके लिए चेक कर रहा हूं। इनफाइनाइट वायर का r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड ये होगा dl cos अल्फा। बिल्कुल इसी की तरह मैं μ0 अपॉन 4 पाई 2i बाहर निकाल रहा हूं, dl cos अल्फा बाय r नीचे छोड़ रहा हूं। अब समझने की कोशिश करिएगा, ये मेरी लेंथ dl है, dl का cos अल्फा ये लेंथ है, इसको r से डिवाइड करोगे तो सोचो d थीटा आएगा, dl के cos कंपोनेंट को r से डिवाइड करोगे d थीटा आएगा, तो μ0 अपॉन 2 पाई इंटू आई क्लोज इंटीग्रल ऑफ d थीटा, और d थीटा का क्लोज इंटीग्रल क्या है 2 पाई। जरा सोचिए ऐसे आप घूम फिर के जाते तो ये थीटा घूम घूम के वापस अपनी जगह आ जाता, तो ये 2 पाई बनता, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, इट इज μ0 आई। तो काफी हद तक बिल्कुल सेम है, इवन प्रूफ भी इनके सेम है पॉइंट चार्ज के लिए। यहां क्या हुआ, सरफेस को आर स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो, सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर कंपोनेंट को आर स्क्वायर से डिवाइड किया। ध्यान दीजिए, सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर कंपोनेंट को आर स्क्वायर से डिवाइड किया, सॉलिड एंगल बना। यहां लेंथ ये dl, dl के परपेंडिकुलर कंपोनेंट को लेंथ से डिवाइड किया, और dl का परपेंडिकुलर आर्क बन जाएगा, ये रेडियस बन जाएगा, इट विल बी d थीटा। और ऐसे घूम के हम वापस आ जाते तो टोटल लीनियर एंगल कितना कवर अप होता 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कट गया। यहां कितना कवर अप होता, यहां 3D में सरफेस एंगल आता और वो आता 4 पाई, वो कट गया। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि ये मैंने एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए, इनफाइनाइट लाइन करंट के लिए मैंने वेरीफाई किया है, और बिल्कुल वही वेरीफाई हो रहा है। और अब जरा सोचिए, जब इसके लिए वेरीफाई हो रहा है तो यहां I1, यहां I2, I3, तो इंडिविजुअली इसके लिए अलग लगाओ, इसके लिए क्यों, क्योंकि B के कैलकुलेशन हम B ड्यू टू I1, B ड्यू टू I2, B ड्यू टू I3, आखिरकार वेक्टर है, तीनों का अलग अलग कर सकते हैं। तो इसका B डॉट DL करते, इसका डॉट DL, इसका डॉट DL, इसका डॉट DL, तो इसकी वजह से आता μ0 I1, इसके लिए आता μ0 I3, इसके लिए आता μ0 I2। हां, बाहर कोई होता तो इसके लिए टोटल एंगल 0 आ जाता। क्यों, जरा समझिए कि हम यहां से यहां जाते तो एंगल बढ़ता, ऐसे समझिए कि यहां से हम घूम फिर के यहां आए तो ये एंगल ऐसे 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 ऐसे, यहां से यहां ऐसे एंगल कवर अप किया, वापस आए तो एंगल नीचे आ गया। तो आधे में डॉट पॉजिटिव आएगा, आधे में डॉट नेगेटिव आएगा। तो इसीलिए बाहर अगर कोई करंट होगा तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। तो ये इनफाइनाइट लाइन के लिए हमने वेरीफाई कर दिया। तो बड़ी अच्छी बात है कि इसमें जैसे पॉइंट चार्ज का आंसर हम डिस्क पे निकाल लेते थे कि यहां से ये सॉलिड एंगल कितना है, और ये हमने निकाला था डिस्क के लिए Q बाय एप्सिलॉन नॉट 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा बाय 4 पाई। पॉइंट चार्ज का फ्लक्स जो किसी हिस्से से पास हो रहा है, अगर आप उसका सॉलिड एंगल निकाल लिए तो आंसर मिल जाएगा। और इसमें यह बहुत आसान हो गया कि अगर ओपन लूप में आंसर निकालना है इसका, अब पूछा कि बताओ इसका आंसर B डॉट DL क्या आएगा, तो एम्पियर्स लॉ नहीं लगा सकते क्योंकि क्लोज नहीं है, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं, इसको इससे ज्वाइन करो, इसको इससे ज्वाइन करो, और देखो ये एंगल थीटा कितना है, तो आंसर आता μ0 I आता अगर टोटल एंगल 2 पाई होता, लेकिन है कितना ये, तो ये इसका B डॉट DL है। इसमें भी हम यही करते हैं, टोटल सरफेस क्लोज होती तो ये आंसर आता, लेकिन कितना सॉलिड एंगल है अपॉन टोटल। ये बहुत आसान है, टोटल इतना, पूरा लीनियर एंगल 2 पाई, अगर लीनियर एंगल 2 पाई कवर अप हो जाता तो ये आंसर आता, थीटा कवर अप हुआ है, ये आंसर है। ठीक है, तो इसकी एनालॉजी इससे है, और यहां पे चूंकि सॉलिड एंगल के कैलकुलेशन नहीं है तो ये काफी आसान हो गया।
तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इस डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ बी डॉट डीएल, ठीक है। तो इसमें अगर हमें क्लोज लूप के लिए आंसर निकालना है, लूप हाइपोथेटिकल है, करंट कैरिंग लूप नहीं है, कोई भी हाइपोथेटिकल लूप है, तो इसका आंसर आएगा म्यू जीरो आई इनसाइड। अगर लूप बंद है, लेकिन ओपन लूप है तो या तो आप ऐसे करिए म्यू जीरो आई इनसाइड इंटू थीटा अपॉन 2 पाई फॉर इनफाइनाइट वायर, या यूज इंटीग्रेशन। अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो आप सिंपली ये लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, लेकिन कौन सा, कि ऐसा है और हम इसके परपेंडिकुलर इस प्लेन में बी डॉट डीएल, मतलब इस केस के लिए कि अगर लूप हमारी ऐसी है तो हम इस केस के लिए ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज इसके अलावा कुछ है, यू विल हैव टू यूज इंटीग्रेशन। वैसे ये कभी आएगा नहीं बी डॉट डीएल के कैलकुलेशंस, मेनली इसमें क्लोज लूप के लिए ही आंसर पूछा जाएगा। तो क्लोज लूप का आंसर है म्यू जीरो आई इनसाइड। फिर भी एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एक दो। जैसे ये करंट कैरिंग वायर ए बाय ए, ये लेंथ ए, ये लेंथ ए, पी क्यू ले लेता हूं सो दैट ए बी में कंफ्यूजन ना हो। अब जैसे हमसे पूछा होता फाइंड बी डॉट डीएल अलोंग पी टू क्यू, कितना आएगा, पी से क्यू मूव करने पे बी डॉट डीएल की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, क्लोज लूप होती तो हमें पता है, इसका निकालने के लिए तो क्लोज है नहीं, तो या तो हमारी अप्रोच वन कि हम इसको इंटीग्रेट ही कर दें। इंटीग्रेट करना समझिए कि हमने क्या किया इंटीग्रेट करने के लिए, कि किसी भी x पे, यहां से x ले लूं, ये dx है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड जरा समझिए, d, इसका मैग्नेटिक फील्ड b इधर है, dl इधर है, ये एंगल थीटा है। तो b डॉट dl अगर निकालें तो म्यू जीरो अपॉन 4 पाई 2i बाय स्मॉल r, ठीक है, इनटू dl, dl की लेंथ ही dx है, और अब मुझे डॉट प्रोडक्ट लिखना है, तो dx और b के बीच में एंगल कितना है, ये थीटा, ठीक है, ये थीटा, ये वाला 90, ये वाला 90, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा, ये समझो 180 माइनस थीटा है। फिगर कॉपी में बना के देखो, बड़ा सा समझ में आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट ऐसे निकाला, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा। तो ये करते तो म्यू जीरो अपॉन 4 पाई को 2 पाई आई बाय आर डी एक्स कॉस थीटा, लेकिन नेगेटिव का नेगेटिव तो आनी था। इसकी फील्ड लाइन ऐसी है, इस डॉट की फील्ड लाइन इधर है, हम जा उल्टे रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट तो नेगेटिव आना ही है, जा ऐसे रहे लाइंस ऐसी है। अब हमें इस सब की वैल्यू चाहिए, तो x है a tan थीटा, dx है a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, r है a sec थीटा, वैल्यू छापनी है बस। तो माइनस म्यू जीरो अपॉन 2 पाई आई बाय आर a sec थीटा, a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, कॉस थीटा, बड़ी अच्छी बात है, कॉस सेक सब मर गए, म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा क्या है, थीटा, और थीटा की लिमिट क्या है, माइनस थीटा बाय 2 से थीटा। तो ओवरऑल आंसर हमारा आया, थीटा की लिमिट है यहां से माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, तो माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, इट इज पाई बाय 2, तो म्यू जीरो आई बाय 4 नेगेटिव। एक अप्रोच तो ये था कि बिल्कुल हमने प्रॉपर इंटीग्रेशन कर दिया।
लेकिन रियलिटी ये थी कि हमें इंटीग्रेशन की जरूरत थी नहीं। मान लो हमने पिछला जो डिराइव किया था रिजल्ट, या तो आप ये समझिए कि पिछला हमने रिजल्ट डिराइव किया था कि आप इस पे सीधे एंगल थीटा ढूंढ लो, तो म्यू 0 आई थीटा बाय 2 पाई, और ये थीटा कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, पाई बाय 2। ये मान लो ये क्लिक नहीं भी करता तो इस क्वेश्चन में ये जुगाड़ थी, जो इस लाइन का आंसर है वही इस लाइन का आंसर है, वही इस लाइन का आंसर है, वही इस लाइन का आंसर है। तो मैंने क्या किया, इसको चारों तरफ से लूप कंप्लीट कर दी, तो इसका 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 इसका। अब इस क्लोज लूप के लिए तो हम एम्पियर्स लॉ लगा सकते हैं, और एम्पियर्स लॉ क्या कह रहा है, म्यू 0 आई आएगा। क्यों, करंट की ऐसी फील्ड की लाइन से ऐसी हम जा उल्टे रहे। क्लोज लूप के लिए तो म्यू 0 आई कह सकते हैं, और बाय सिमेट्री जो आंसर इसका है वही आंसर इसका है, वही इसका वही इसका। तो एक इंडिविजुअली पार्ट का P से Q B डॉट DL, इसका आंसर माइनस म्यू 0 आई बाय 4। याद करिए, काफी हद तक इस क्वेश्चन की तरह है। एक शीट है, A बाय 2 पे एक पॉइंट चार्ज था, A लेंथ की एक शीट थी, तो हमने फ्लक्स कैसे निकाला, Q बाय 6 एप्सिलॉन। इसका नहीं पता, लेकिन अगर इसको क्लोज कर देते तो गॉस लॉ लग जाता। तो गॉस लॉ का टोटल 1/6 इस पे, एम्पियर्स लॉ का टोटल 1/4 इस पे। ठीक है। हालांकि बड़ी अच्छी बात है कि अगर इनफाइनाइट स्टेट वायर है तो हम हमेशा ही निकाल सकते थे, सीधे इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसके इससे ज्वाइन कर दो, ये एंगल ढूंढ लो, सीधे लॉजिक यूज कर लो। ठीक है। तो अगर इनफाइनाइट लाइन करंट कैरिंग वायर है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, भले चाहे क्लोज लूप हो या क्लोज लूप ना हो। ठीक है। एग्जाम्पल 2, फाइंड B डॉट DL along loop shown if B is equal to B naught X by L I cap, B naught Y by L I cap। और लूप मैं बता रहा हूं लूप कैसी है, ये लूप है। अब हमसे पूछा होता कि B डॉट DL निकालो इस क्लोज लूप के लिए, तो बड़ी अच्छी बात है, B डॉट DL एंड हेंस प्रिडिक्ट करंट इनक्लोज्ड। अब जरा सोचिए कि एम्पियर्स लॉ के हिसाब से B डॉट DL की वैल्यू म्यू 0 आई होती इनसाइड, लेकिन करंट तो हमें क्वेश्चन में कहीं दिख ही नहीं रहा। हमें तो क्वेश्चन में फील्ड लाइंस दिख रही हैं, फील्ड दिया है, तो ये उल्टा क्वेश्चन है। फील्ड दिया है, करंट प्रिडिक्ट करना है। तो हम पहले फील्ड लाइन बना लेते हैं। B नॉट Y बाय L आई कैप है, तो इसकी फील्ड लाइन इस तरह है, ऊपर जाके क्लोज हो रही है ऐसी, और नीचे ये फील्ड लाइन अपोजिट है। ये बहुत जरूरी है कि फील्ड लाइन का आपको फील आए। अब मुझे B डॉट DL का क्लोज इंटीग्रल निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, इसको PQRS नाम दे देता हूं। तो मैं P से Q, Q से R, R से S, S से P, सब जगह B डॉट DL निकाल के जोड़ देता हूं। ये आता। अब जरा समझिए, यहां से यहां तक जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है DL वेक्टर उसी तरफ है, तो यहां से यहां तक डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, यहां डॉट 0, यहां पे डॉट प्रोडक्ट फिर से पॉजिटिव, क्योंकि B पलट गया, B इस तरफ है और लेंथ भी उस तरफ है, B पलट गया इसीलिए ये डॉट प्रोडक्ट फिर से पॉजिटिव आ गया, और यहां पे डॉट प्रोडक्ट वापस से 0। और शायद ये तो अंदाज लगा लिया होगा इसका और इसका आंसर सेम है, क्योंकि Y दोनों जगह सेम है। और बड़ी अच्छी बात है, इस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इस पूरी लाइन में कांस्टेंट है, क्योंकि Y की वैल्यू कितनी है, L। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड इस पूरी लाइन पे B नॉट है, B नॉट आई कैप। तो B नॉट आई कैप और इस लेंथ का, तो ये लेंथ क्वेश्चन में मुझे देनी पड़ेगी, फिर से L ही मान लेता हूं। ठीक है, 2L मान लेता हूं। चलो, तो ये स्क्वायर लूप मान लेता हूं, ये 2L, ये 2L।
तो ये 2L है, यहां मैग्नेटिक फील्ड B नॉट है, क्योंकि y की वैल्यू L छापोगे, B नॉट आई कैप, 2L आई कैप, तो B नॉट इंटू 2L पॉजिटिव, 0, B नॉट इंटू 2L 0, तो आंसर आया B नॉट इंटू 4L। ये B डॉट DL का क्लोज इंटीग्रल आ गया, ये पहला पार्ट। लेकिन इन्होंने कहा एंड हेंस प्रिडिक्ट करंट इनक्लोज्ड, तो करंट इनक्लोज निकालने के लिए कंपेयरिंग विथ म्यू 0 I इनसाइड, तो I इनसाइड इज B नॉट 4L बाय म्यू 0। हां, ये करंट डॉट है या क्रॉस, ये बड़ा आसान है समझना, क्योंकि देखिए दो ऑप्शन थे, अगर या तो क्रॉस होगा या डॉट होगा। हमारी लूप ऐसी है, ऐसी लूप है, किस में आंसर हमारा पॉजिटिव आया, तो इसमें से किस लूप में पॉजिटिव आएगा? क्रॉस में पॉजिटिव, डॉट में नेगेटिव। सोचो, डॉट की फील्ड लाइन ऐसी होती, ये ऐसा है, क्रॉस की फील्ड लाइन और डीएल वेक्टर सेम है, तो ये जो हमारा आई इनसाइड आया है वो क्रॉस है, मतलब गारंटीड इसके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज, कुछ ना कुछ करंट अंदर मौजूद है, मतलब अंदर इस तरह के ये मौजूद है, करंट कैरिंग वायर्स शायद इसके अंदर होंगे, ये नहीं पता हमें कहां होंगे, लेकिन होंगे जरूर। ठीक है, और वैसे ये समझ में आ रहा है कि आंसर y पे इंडिपेंडेंट आया, वैसे y पे इंडिपेंडेंट आया ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि L ही y की वैल्यू है, इसीलिए हम नहीं कह पा रहे, सॉरी, इग्नोर मारो उसको। हाँ, फिलहाल ये क्रॉस और डॉट, इसमें अंदाज लगाना आपको समझ में आना चाहिए। अब जरा सोचिए, ये क्वेश्चन काफी हद तक हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, याद दिलाता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था E इक्वल टू ई नॉट एक्स बाय एल आई कैप, और हमसे पूछा था ये वाला क्वेश्चन कि ये डिस्टेंस हमारा L है, ये L है, ये L है, ये L, और पूछा था इससे फ्लक्स कितना आएगा। तो जो फ्लक्स आएगा इससे अंदर आएगा, इससे बाहर जाएगा, अंदर कम आएगा, क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू x की वैल्यू L ई नॉट, यहां 2 ई नॉट, तो यहां एरिया से अंदर आया, यहां से बाहर निकला, तो 2 ई नॉट, बाहर कितना निकला L स्क्वायर, अंदर कितना आया ई नॉट L स्क्वायर, तो ये हमारा फ्लक्स आ गया। और इसको कंपेयर कर लो Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन से, तो ये Q इनसाइड की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट 2 ई नॉट L स्क्वायर माइनस ई नॉट L स्क्वायर। तो जैसे हमने इसमें किया था कि अगर किसी क्लोज सरफेस से आपको नेट फ्लक्स दिख रहा है, तो पक्का उस क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज मौजूद होगा। वैसे ही अगर किसी क्लोज लूप में जाने पे आपका B डॉट DL नॉन जीरो आया, तो पक्का उस क्लोज लूप के अंदर करंट मौजूद होगा, और वो करंट कितना होगा, क्लोज लूप का लाइन इंटीग्रल बाय म्यू 0, प्लस या माइनस वो हम टेंडेंसी से देख लेंगे, क्योंकि उस करंट की टेंडेंसी का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी टेंडेंसी डीएल वेक्टर के अलोंग होनी चाहिए। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा डिस्कशन, प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हर क्वेश्चन ही मैं रिपीट कर रहा हूं यहां, ठीक। चलो नेक्स्ट, अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करिएगा। चलो एक क्वेश्चन ट्राई करो। पहला है बी डॉट डीएल इन फॉलोइंग लूप्स, यहां ये ओपन लूप है, P से Q ओपन है, करंट आई है, DL हम ऐसे मूव करें, यू हैव टू फाइंड फ्रॉम P टू Q, इस लूप के अलोंग B डॉट DL कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये जो डॉटेड येलो कलर की ये लूप है, एम्पेरियन लूप कहते हैं इसे, या एम्पियर लूप सिंपली, ये हाइपोथेटिकल लूप है, गॉसियन सरफेस का एनालॉगस टर्म है एम्पियर लूप। ये करंट कैरिंग वायर्स हैं, ये रियल करंट कैरिंग वायर्स हैं, तो ये 1 2 3 4 5 मान सकते हो, तो ये वायर्स हैं 4 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर। तो अब आपको इस क्लोज सरफेस से कितना B डॉट DL आएगा वो निकालना है। क्वेश्चन 3 में करंट बाहर है और आपकी लूप इस तरह है, ये करंट इनफाइनाइट है, जब मैं डॉट बना रहा हूं मतलब इनफाइनाइट की बात कर रहा हूं, तो ये करंट हमारा इनफाइनाइट वायर है, तो ये लूप हमारी ऐसी है, तो पहले में टोटल क्लोज लूप में B डॉट DL कितना आएगा। दूसरा, अगर P से Q हम जाते कर्व्ड पाथ के अलोंग तो B डॉट DL कितना आता। तीसरा, हम P से R जाते तो कितना आता। क्वेश्चन नंबर 2 में B स्पेस में B कैसे बदल रहा है ये क्वेश्चन में गिवन है, यू हैव टू फाइंड करंट क्रॉसिंग थ्रू द फॉलोइंग लूप। तो पूरे स्पेस में ध्यान दीजिए J कैप और K कैप, X J कैप Y K कैप,
ये x है, ये y है, तो इस पूरी लूप के अलोंग b डॉट dl निकालना है, म्यू जीरो आई से कंपेयर करोगे तब जाके करंट क्रॉसिंग थ्रू द लूप आएगा। ठीक है, ट्राई करो। चलो तो सॉल्यूशन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में सिंपली हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर इसको क्लोज कर देते तो म्यू जीरो आई होता और एंगल आता 2 पाई। अभी ये एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, पाई, तो पाई अपॉन 2 पाई म्यू जीरो आई बाय 2। बस डिसाइड करना है प्लस या माइनस। तो डॉट हमारा ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इस तरह, लेकिन हम जा उल्टे रहे हैं तो इट विल बी नेगेटिव। तो पहले का आंसर आया माइनस म्यू जीरो आई बाय 2। क्वेश्चन नंबर 2 सीधे एम्पियर्स लॉ है क्योंकि क्लोज लूप है, और क्लोज लूप है तो मैग्नेटिक फील्ड में भले सबका रोल आए, लेकिन जब हम म्यू जीरो आई निकालेंगे तो इन तीनों का ही रोल आएगा। और इस 2 एम्पियर को देखिए, 2 एम्पियर का फील्ड इसके पैरेलल है, लेकिन इन दोनों का एंटी पैरेलल है, तो 2 माइनस 3 माइनस 2, म्यू जीरो है 4 पाई इंटू 10 पर माइनस 7 इंटू माइनस 3, ये आंसर आ गया, टेस्ला मीटर, टेस्ला मीटर। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, तो सेकंड में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ ये 3 आने हैं, ये नहीं आना, ये नहीं आना, सिर्फ ये 3 आएंगे, कौन सा प्लस कौन सा माइनस वो हमने टेंडेंसी से देख लिया। क्वेश्चन का सी पार्ट, करंट ये है, क्लोज लूप हमारी ऐसी थी, तो अगर क्लोज लूप बी डॉट डी एल का क्लोज इंटीग्रल पूछा होता ये तो 0 आता, क्योंकि इस लूप के अंदर कोई करंट नहीं है, जो है बाहर है। सेकंड पूछा है P से Q इतने हिस्से में। अब इतने हिस्से में इंटीग्रेशन करके निकालना मुश्किल है, इतने हिस्से का B डॉट DL क्या आएगा, लेकिन चूंकि हम बात कर चुके हैं कि किसी भी पार्ट का निकालना है तो ये एंगल ढूंढ लो, तो इसको सब जोड़ो, इसको जोड़ो, तो ये एंगल कितना आया, ये थीटा, तो इसका आंसर आएगा म्यू जीरो आई कहां से कहां तक था, P से Q B डॉट DL, इट विल बी म्यू जीरो आई टाइम्स ये एंगल थीटा बाय 2 पाई। बस हमें ये थीटा चाहिए, और थीटा बिल्कुल आसान है, ये A है, ये 2A है, tan इनवर्स 1/2। ये tan इनवर्स 1/2 इसका थीटा हो गया। मतलब इनिशियल को जोड़ा, फाइनल को इससे जोड़ा, ये एंगल सबटेंडेड देख लिया, और ये tan इनवर्स 1/2 था, ये आंसर आया। अब ये प्लस या माइनस, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, और लाइन इंटीग्रल की भी टेंडेंसी लेफ्ट टू राइट ही है, इसी डायरेक्शन में, आंसर पॉजिटिव। थर्ड पार्ट है कहां से कहां, P से R, ये भी बिल्कुल आसान सा है, यहां से यहां तो इसको और इसको ज्वाइन करते तो नेट एंगल 0 डिग्री आता, तो B डॉट DL P से R विल बी 0, क्योंकि इनडायरेक्टली हम यहां से यहां निकालते तो पहले पॉइंट को ज्वाइन किया, लास्ट पॉइंट को ज्वाइन किया, एंगल सबटेंडेड 0 आ गया। वो आप ऐसे भी समझ सकते थे कि कभी डॉट पॉजिटिव आएगा, कभी नेगेटिव। देखें फील्ड लाइन हमारी ऐसी है, अब जरा देखें डीएल वेक्टर हमारा ऐसा है, डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव, डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव, डॉट प्रोडक्ट कहीं 0, डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव। सोचो यहां पे डॉट नेगेटिव, ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज, यहां शायद राइट एंगल, एक्यूट एक्यूट, तो इतने में डॉट पॉजिटिव आएगा, बाकी में डॉट नेगेटिव आएगा, ओवरऑल आंसर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, अगर बी का एक्सप्रेशन दे रखा था, बी का एक्सप्रेशन गिवन है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोचनी पड़ेगी। अब ये समझिए कि इसमें जो वाई के कैप का रोल है, क्या करते हैं, चूंकि बी डॉट डीएल में बी न्यूमरेटर में है, तो हम इसमें बी के एक्स कंपोनेंट का अलग डॉट डीएल कर लें, जो भी है, और दूसरे कंपोनेंट का अलग डॉट डीएल कर लें, दोनों इंडिपेंडेंटली अलग अलग कर सकते हैं। तो जो के कैप वाला कंपोनेंट है, समझने की कोशिश करिए, के कैप ऑल्दो वेरिएबल है, के कैप का कोएफिशिएंट y है जो कि वेरिएबल है, लेकिन जरा समझिए कि इस वाले टर्म का आंसर आएगा नहीं कभी। क्यों? क्योंकि लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, चाहे लेंथ ये हो, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे है,
चारों जगह ये मैग्नेटिक फील्ड लेंथ के परपेंडिकुलर है, तो इसका कंट्रीब्यूशन तो 0 है। जो कंट्रीब्यूशन आएगा इस पार्ट का आएगा। और इस पार्ट की फील्ड लाइन अब जरा देखिए, बी नॉट एक्स बाय ए आई कैप, शायद जे कैप है, जे कैप, तो इसकी लाइंस आएंगी जे कैप में और एक्स के साथ, तो इसकी लाइंस कुछ ऐसी हैं। ये कुछ इस तरह आगे जाने पे पास होती जा रही हैं और पॉजिटिव साइड प्लस जे कैप, नेगेटिव साइड माइनस जे कैप। अब हमारी लूप कैसी है ये, तो सोचिए इस हिस्से में तो बी डॉट डी एल आएगा नहीं, इस हिस्से में तो आएगा नहीं क्योंकि परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड लेंथ के, इस हिस्से में आएगा। और बड़ी अच्छी बात है कि ये इसके पैरेलल है, तो ये वाले का बी डॉट डी एल कितना आया, बी डॉट डी एल, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां कितना है, एक्स की वैल्यू कितनी है ए, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना है बी नॉट ए बाय ए, बी नॉट, लेंथ कितनी है 2b, बाय सिमेट्री इसका भी यही बी नॉट 2b, तो टोटल बी डॉट डी एल आ गया जो हमारा क्लोज आया, उसका और इसका जुड़ गया, क्योंकि यहां भी देखिए मैग्नेटिक फील्ड भी पलटा, लेंथ भी पलटी, 4b नॉट 2b, म्यू 0 आई से कंपेयर कर लो, तो करंट इनक्लोज्ड 4b नॉट 2b बाय म्यू 0। और चूंकि आंसर पॉजिटिव आया है, आंसर पॉजिटिव आया मतलब करंट की टेंडेंसी ये है, तो आंसर आया डॉट, इतना करंट नेट इसके अंदर डॉट मौजूद होगा। चलो तो शायद समझ में आ गया होगा ये बात। चलो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। ये मेन चीज तो यही है, एम्पियर्स सर्कुलर लॉ का एप्लीकेशन बिल्कुल गॉस लॉ के एप्लीकेशन की तरह है। गॉस लॉ में हमने कैसे किया था कि अगर हम E डॉट डी एस क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन, ये हम किसी दूसरे तरीके से निकाल पा रहे हैं। जैसे स्फेरिकल के लिए अगर सिमेट्रिक है तो इसको हमने E इंटू 4πr² लिख लिया था, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक था तो इसको E इंटू 2πrl लिख लिया था, और प्लेन शीट में E इंटू 2a लिख लिया था। याद दिलाता हूं, पहला वाला अगर स्फेरिकली सिमेट्रिक है 3D में और हर जगह हमने सिमेट्री के कारण E माना तो E इंटू 4πr² आ गया, ये बना Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन, और Q इनसाइड को रो dv का इंटीग्रेशन 0 टू r बाय एप्सिलॉन। सिलेंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ये कुछ ऐसे था, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कुछ ऐसा है, E, रेडियस ये है, तो E इंटू 2πrl, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन, Q इनसाइड को लैम्डा L बाय एप्सिलॉन लिख सकते हैं इसके अंदर, और लैम्डा इक्विवेलेंट हम निकाल ही लेते थे इसका। तीसरा आया प्लेन, और प्लेन में हमने कुछ इस तरह माना, यहां पे E, यहां पे E, तो EA और EA दो बार, और ये आया Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन, और ये सिग्मा इंटू A बाय एप्सिलॉन, और इसी से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और E का Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये निकाल दिया था हमने। मतलब हमने क्या किया था कि गॉसियन सरफेस जब हमने बनाई तो ये वाला एक्सप्रेशन सिमेट्री की मदद से हमने निकाल लिया, ये वाला एक्सप्रेशन हमें इनक्लोज चार्ज पता था, तो कंपेयर करके इस तरह हमने E निकाल लिया। तो शायद आप ये समझ गए होंगे कि यहां भी हम बहुत कुछ ऐसे ही करने वाले हैं। I इनसाइड ये आपको पता होगा कि कितना करंट है, B डॉट डी एल हम सिमेट्री की मदद से निकाल लेंगे, और सिमेट्री से निकालेंगे तो B हमारा निकल आएगा। ऑब्वियसली ये तभी फायदेमंद है जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस, जैसे कि यहां पे गॉस लॉ कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस ओनली। जैसे डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए गॉस लॉ नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं कि गॉस लॉ गलत है, गॉस लॉ से फायदा नहीं होगा क्योंकि सिमेट्री नहीं है, आप लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिख पाओगे, तो लेफ्ट हैंड साइड आप किसी तरीके से नहीं लिख पाए तो काम ही नहीं आया कुछ। एप्लीकेबल बट नॉट यूजफुल इन केस ऑफ डाइपोल, मतलब ये स्फेरिकल सिलेंड्रिकल इन सब के लिए तो यूजफुल था। ऐसे ही यहां आएगा कि हम हर जगह नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन मैक्सिमम जो यूजफुल केसेस हैं वहां तो हम लगा देंगे।
चलो तो देखते हैं। तो ये अगर आपको ये लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है तो B डॉट DL आपको निकालते हुए आना चाहिए, मतलब आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पता होनी चाहिए। जरा सोचिए, अगर आपको यहां पता नहीं होता कि लाइंस रेडियली आउटवर्ड है, या यहां पता नहीं होता कि लाइंस यूनिफॉर्म है, तो आप ये E इंटू 2A कैसे बता पाते? फिर तो एंगल वेरिएबल हो जाता। यहां में पता था कि लाइंस पैरेलल हैं आपस में, और ये कुछ इस तरह। यहां हमें पता था कि रेडियली है, तो ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। यहां भी हमें पता है रेडियली बाहर की तरफ है। तो फील्ड लाइन पता थी, तब जाके लेफ्ट हैंड साइड निकाले। तो ये भी तभी काम आएगा जब आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले से पता होंगी। ठीक है, तो एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन देखते हैं, ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। अब देखिए, इसमें हम ये मान रहे हैं कि हमें r डिस्टेंस पे ये तो पता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, पूरे r डिस्टेंस पे सिमेट्री है, और हमें पता है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं हर जगह B। समझिएगा, उस B की वैल्यू नहीं पता, हमें यह पता है कि मैग्नेटिक फील्ड हर जगह एक सा आएगा। वो हमें सिमेट्री से पता चल गया कि यहां पे अगर इधर है तो यहां पे इधर, यहां पे इधर, यहां पे इधर। तो ये कब काम आ रहा है? फील्ड लाइन आपको पता है, मैग्नीट्यूड नहीं पता। तो हमने क्या किया कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड हमें यह पता था, तो हमने ये हमारी एम्पेरियन लूप है, या एम्पियर लूप सिंपली लिख देता हूं, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें पहले से पता है कि ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है B। तो जरा सोचिए, B डॉट DL का क्लोज इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू 0 I इनसाइड। तो B डॉट DL को मैं सीधे B इंटू 2 पाई R लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 डिग्री है। तो B डॉट DL, B बाहर निकल आया मैग्नीट्यूड में, तो शायद ये समझ गए होंगे कि ये मैंने लिखा B DL cos 0। ये वेक्टर अब हट चुके हैं, मैग्नीट्यूड की बात चल रही है, और मैग्नीट्यूड में B बाहर आ जाएगा। ध्यान दीजिए, B वेक्टर बाहर नहीं निकाल सकता मैं, क्योंकि B वेक्टर बाहर निकाल पाता जब वेक्टर कांस्टेंट होता। इसीलिए मैंने B वेक्टर को मैग्नीट्यूड बनाया, मॉड B मॉड DL cos 0। अब तो मॉड B बाहर निकाल सकता हूं, क्योंकि इस पूरी लाइन में B का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन नहीं। वैसे भी गड़बड़ हो जाता अगर B वेक्टर बाहर निकल आता। B वेक्टर बाहर निकल आता तो DL वेक्टर का क्लोज इंटीग्रल 0 आ जाता, लेफ्ट हैंड साइड तो 0 निकल आती, तो वैसे ही गलत था। तो B का मॉड बाहर निकला, और DL का इंटीग्रेशन कितना है? B इंटू 2 पाई R, ये DL का इंटीग्रेशन। तो शायद अब आप सीधे समझ गए होंगे कि मैं इसको B इंटू 2 पाई R लिख सकता हूं। इट इज म्यू 0 I, B की वैल्यू आई म्यू 0 I बाय 2 पाई R, और यही तो आंसर था, म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2I बाय R। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो ये तो वैसे भी हम निकाल पा रहे थे, इसमें कुछ खास हमें मदद मिली नहीं। इंटरेस्टिंग केस आएगा जब हम इससे बाकी डिस्ट्रीब्यूशंस निकालेंगे। अब जरा देखिए, ड्यू टू हॉलो सिलेंडर कैरिंग करंट। हॉलो सिलेंडर कैरिंग करंट का मतलब क्या है, ये समझिए। ये करंट कैरिंग सिलेंडर कुछ इस तरह है। ये ऐसा है, मतलब करंट इसकी बाउंड्री में है, तो ढेर सारे पैरेलल वायर्स ऐसे हैं, मतलब समझिए इस तरह के पैरेलल वायर्स हैं, हॉलो, सिर्फ सरफेस पे ऐसे। तो सरफेस पे ये पैरेलल वायर्स ऐसे हैं, ये मुझे निकालना है। तो अगर मैं इसी को यहां से देखूं तो मुझे ये क्या दिखेगा? ये उम्मीद है समझ पा रहे होंगे कि हमें ऐसे दिखेगा कि ये वायर्स करंट हमारी तरफ डॉट आ रहा है, ये इसका टॉप व्यू है। अब हमें आंसर निकालना है, तो आंसर निकालने के लिए हम
आर ग्रेटर देन आर पे निकालेंगे और आर लेस देन आर पे निकालेंगे। तो पहले आर लेस देन आर पे निकालते हैं। अब जरा समझने की कोशिश करिए कि ये निकालने के लिए, मतलब यहां निकालने के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। तो ये तो तय है, सिमेट्री है, तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस बनेगी सर्कल ही, क्योंकि सिमेट्री है। यहां पे डायरेक्शन ये आएगी तो यहां पे ये आएगी, यहां पे ये, यहां पे ये, यहां पे। तो अगर फील्ड लाइन बनेगी तो सर्कुलर ही बनेगी। तो बी डॉट डी एल का क्लोज इंटीग्रल म्यू जीरो आई इनसाइड, और इसी को लिख सकता हूं बी इंटू टू पाई आर, लेकिन आई इनसाइड तो है ही नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आया? 0। तो ये हमने सोचा कि अगर ये एम्पियर लूप ऐसी होती बी के अलोंग की, तो लेकिन बी डॉट डी एल तो आ रहा है लेकिन करंट नहीं है, मतलब पक्का मैग्नेटिक फील्ड मिसिंग होगा। ठीक है। अब अगर मैं आर ग्रेटर देन आर पे बनाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो भी होंगी इस तरह होंगी, सर्कुलर होंगी, सिमेट्रिक है इसलिए। तो आर ग्रेटर देन आर पे बी डॉट डी एल का क्लोज्ड म्यू जीरो आई इनसाइड बी इंटू टू पाई आर, ये म्यू जीरो टोटल करंट, आई इनसाइड क्या आया? टोटल करंट कितना है? तो आई टोटल, तो बी की वैल्यू आई म्यू जीरो आई टोटल बाय 2 पाई। मींस मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन बड़ा ही सिंपल आया। यहां से यहां तक आंसर 0 है, इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। और ये आपको लगभग शेल की याद दिला रहा है कि हॉलो शेल में आंसर अंदर 0 था, बाहर पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा था। बेहतर है इसको शेल की जगह आप इसी से एनालॉजी देखें, किससे? ये लैम्डा वाले से। तो अंदर इसका आंसर 0 था, बाहर इसका आंसर 1/r था। शेल में भी अंदर आंसर 0 था, बाहर 1/r² था। तो इसमें भी मैथमेटिकली बताना बहुत मुश्किल है कि यहां सबका इफेक्ट कट गया होगा, लेकिन अब हम कह सकते हैं कट गया होगा। हां, एक बड़ा इश्यू है कि हमने ये डायरेक्शन कैसे सोची, तो ये मैं समझा देता हूं कैसे सोची। देखिएगा, इस पॉइंट पे मुझे डायरेक्शन सोचनी थी, तो मैंने क्या किया, ये जो डॉट है इसकी डायरेक्शन सोची। इस डॉट की डायरेक्शन कहां आएगी? इधर। एक जो डॉट ये है इसकी डायरेक्शन सोची, इसकी डायरेक्शन आएगी इधर। तो इसका और इसका रिजल्टेंट आएगा ऐसे, इसका और इसका। और जब इसका और इसका रिजल्टेंट ऐसे है तो इसका और इसका रिजल्टेंट भी ऐसे है, इसका और इसका रिजल्टेंट भी ऐसे है, इसका और इसका रिजल्टेंट भी ऐसे है, और सभी का रिजल्टेंट इस तरीके से है। इसका मतलब नेट इस पॉइंट पे आंसर ये आएगा। और चूंकि इस पॉइंट पे आंसर ये है तो इस पॉइंट पे भी आंसर ये है, इस पॉइंट पे भी आंसर ये है, इस पॉइंट पे भी आंसर ये है। क्यों? क्योंकि ये चारों तरफ सिमेट्रिक ही तो है। इसीलिए मैंने बाहर लाइन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट माना, आर डिस्टेंस पे मैंने आर पे माना कि पूरे में मैग्नेटिक फील्ड बी लाइन ऐसी थी, और यही मैंने एम्पियर लूप ले ली, तो सीधे बी इंटू 2 पाई आर लिख सकता हूं, और अंदर करंट कितना है? आई टोटल। तो ये आंसर आ गया। वजह, पहले मैंने फील्ड लाइन सोची है। ठीक है। ऐसे ही जब अंदर निकाला ऐसे इस पॉइंट पे, तो इन दोनों का सॉल्व करने पे आता इधर। ठीक है। इन दोनों का सॉल्व करने पे आता ऐसे, लेकिन इन दोनों का सॉल्व करने पे आंसर आता नीचे। तो इस पॉइंट पे हमें नहीं पता ये जीतेंगे कि ये जीतेंगे, लेकिन जो भी जीतेंगे या तो आंसर अप आएगा या डाउन आएगा। तो मान लीजिए पूरा सॉल्व करने पे अप आ जाता, तो अगर इधर अप आया है तो इमेजिन करिए इधर भी ऐसा आएगा, इधर ऐसा आएगा, इधर ऐसा आएगा। ये सिमेट्री यूज की मैंने कि अगर यहां ऐसा आया है तो हर जगह ऐसा आएगा, यहां नीचे आया तो हर जगह नीचे आएगा। लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि बी डॉट डी एल से भी 0 ही निकल आया, मतलब ना ऐसा आया ना ऐसा आया। एग्जैक्टली इस वाले पार्ट का आंसर और इस वाले पार्ट का आंसर कट गया है। अंदर बाहर तो जुड़ना था। ठीक है। तो इस तरीके से हम ढेर सारे करंट कैरिंग वायर जो सिलिंड्रिकली अरेंज्ड हैं हॉलो में, ठीक है, अंदर एम्प्टी स्पेस है, बाहर एम्प्टी स्पेस है, सिर्फ बाउंड्री पे है,
तो इनका मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल पाए, ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसे था। और ये निकाल पाए तो देखते हैं हम तीसरा, ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर कैरिंग करंट I नॉट। इसका मतलब यह है कि ये करंट कैरिंग वायर सिर्फ बाउंड्री पे नहीं है, पूरे में है। मतलब इसका टॉप व्यू कुछ ऐसा है, ये टॉप व्यू इनफाइनाइट है पूरे में। और अब हम निकालें तो फिर से हमने क्या किया, किसी भी आर पे, और ये शायद आप फिर से सोच पा रहे होंगे कि अगर फील्ड लाइन होगी तो ऐसी होगी, तो आर लेस देन आर पे बी डॉट डी एल की वैल्यू म्यू जीरो आई, तो बी इंटू 2 पाई आर। क्यों ना मैं यहां करंट की जगह करंट डेंसिटी दे दूं, और करंट डेंसिटी क्या है, टोटल करंट बाय पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस आर। करंट डेंसिटी यही होती है, क्योंकि यहां मुझे करंट सिर्फ इसके हिस्से के अंदर का लिखना है, तो म्यू जीरो इस हिस्से का करंट जे इंटू पाई छोटा आर स्क्वायर, सिर्फ इस हिस्से का करंट, तो जे इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि करंट डेंसिटी इंटू एरिया, ये इस हिस्से का करंट है। और पाई से पाई कटा या मत काटो, बी की वैल्यू म्यू जीरो अपॉन 2 पाई जे इंटू पाई आर स्क्वायर बाय आर। और ये फॉर्मूला बना म्यू जीरो अपॉन 2 पाई आई इनसाइड बाय आर, म्यू जीरो अपॉन 2 पाई आई इनसाइड बाय आर। ये भी वही है, ये भी वही है। ऑब्वियसली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर निकला। आर ग्रेटर देन आर पे देखें तो बी डॉट डी एल, ये वाला टर्म, तो b इंटू 2 पाई आर तक तो ठीक है, फील्ड लाइन ऐसी है। लेकिन यहां जब हम एम्पियर लॉ बनाते तो राइट हैंड साइड म्यू जीरो जे इंटू कितना आएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो b की वैल्यू म्यू जीरो अपॉन 2 पाई जे इंटू पाई आर स्क्वायर बाय आर। और फिर से फॉर्मूला क्या बना, म्यू जीरो अपॉन 2 पाई, म्यू जीरो अपॉन 2 पाई आई इनसाइड बाय आर। और इनसाइड करंट कितना है, सिर्फ इतने हिस्से में, यहां इनसाइड कितना था, इतने हिस्से में। तो इन सभी का कंक्लूजन मिला के क्या बन गया, म्यू जीरो अपॉन 2 पाई आई इनसाइड बाय आर। ये भी आया फॉर सिलिंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इनफाइनाइट वायर। तो या तो इनफाइनाइट वायर हो, या हॉलो सिलेंडर हो, या सॉलिड सिलेंडर हो, या इनके कॉम्बिनेशन हो, सिमेट्रिक सिलेंड्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो म्यू जीरो अपॉन 2 पाई आई इनसाइड बाय आर हम सीधे लगा सकते हैं। आई इनसाइड का कैलकुलेशन यहां जीरो है, यहां टोटल करंट है, यहां पे आई इनसाइड जे इंटू दिस है, यहां पे आई इनसाइड ये है जे इंटू पूरा बड़ा एरिया। ऑब्वियसली ये 1 अपॉन आर पे डिपेंड किया, तो इसका फोटो बना लेते हैं। तो फोटो आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, 1 अपॉन आर। और उम्मीद है फिर से आप रिलेट कर पाए होंगे, क्योंकि सॉलिड स्फीयर या सॉलिड सिलेंडर का यहां लीनियर आया था, फिर उसके बाद 1 अपॉन आर स्क्वायर या 1 अपॉन आर आया था। तो इसका यहां 1 अपॉन आर आया, यहां लीनियर आया। और ये फॉर्मूला हमेशा काम कर रहा था, जैसे कि उसमें 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनसाइड बाय आर स्क्वायर, या लैम्डा इनसाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। स्फेरिकल के लिए ये, सिलिंड्रिकल के लिए ये। वैसे ही यहां स्फेरिकल तो डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं, सिर्फ सिलिंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं। तो सिलेंडर में सीधे म्यू जीरो अपॉन 2 पाई आई इनसाइड बाय आर। तो शायद आपको ग्राफ भी समझ में आ गए होंगे, और किस तरह लेना है ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करिएगा, लगाइएगा इसमें गॉसियन सरफेस, सॉरी एम्पियर्स लॉ। हाँ, 3 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में डॉट करंट है, क्रॉस है, ये आई है, ये 2i है। बी और आर का ग्राफ बनाना है, इसमें और इसमें। यहां पे कोई करंट नहीं, यहां कोई करंट नहीं,
बस एक क्रॉस डेंसिटी J R से 2R के बीच में यूनिफॉर्म J भरा हुआ है। क्वेश्चन 2 में इधर डॉट है, इधर क्रॉस है। यहां आपको ग्राफ राफ नहीं बनाना, लेकिन जितना पूछा है R इक्वल टू 3R/2, 3R/2 पे आंसर निकालो, R इक्वल टू 3R पे आंसर निकालो। एक और पूछ लेता हूं, R इक्वल टू R/2 पे, R इक्वल टू 3R/2 पे, और तीसरा 3R पे। तो ये तीन जगह सीधे आंसर आपको निकालना है, एक्सप्रेशन निकालने की जरूरत नहीं। और फाइंड R वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज 0, तो कहां मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में इस पूरे में डॉट है, लेकिन ये डेंसिटी वेरिएबल है, J0 स्मॉल r/r है करंट डेंसिटी, मतलब बाहर जाने पर करंट डेंसिटी बढ़ रही है। लेकिन जो ही R के बाहर गए 0, मतलब ये स्फेरिकली R रेडियस के अंदर कन्फाइंड है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड R लेस देन R, R मोर देन R और प्लॉट इट। तो करिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही रिवीजन है ये, तो निकालो आंसर्स। चलो सॉल्यूशन देखिए। पहले में यहां पे हम गॉसियन सरफेस बनाते, सॉरी एम्पियर लूप बनाते, तो मतलब R लेस देन R के लिए, तो B डॉट DL, तो B इंटू 2πr, R ये है, इज इक्वल टू म्यू 0, करंट इनसाइड कितना आता I, तो B की वैल्यू आ जाती म्यू 0 I/2πr। और ध्यान दीजिए ये डॉट हमने माना है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमारा आया कितना, एंटी क्लॉकवाइज, R मोर देन R। अब हम अगर यहां बनाते एम्पियर लूप, तो यहां देखिए B डॉट B इंटू 2πr तो हम बना लेते, लेकिन करंट जो आता म्यू 0 I-2I, तो B की वैल्यू आती म्यू 0 I/2πr, नेगेटिव मतलब क्लॉकवाइज, या नेगेटिव लिखा रहने दो ये, ठीक है। और लॉजिकली आप सोचिएगा तो आप सीधे ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं, I इनसाइड बाय R। तो इस हिस्से में I इनसाइड अकेला ये है, और जब बाहर गए तो I इनसाइड I और 2I दोनों का कॉम्बिनेशन है, दैट मींस -I है। तो इधर ये आंसर आता, इधर -I आता, मतलब यहां 1/r पे डिपेंड करेगा, लेकिन यहां पे ये पलट जाएगा। ये B और R का ग्राफ है, मैंने इसको पॉजिटिव माना, ये नेगेटिव। पहले पार्ट का आंसर। दूसरे पार्ट में R लेस देन R पे तो आंसर पक्का 0 है, दिख रहा है। अब मैं यहां देखता हूं, यहां एम्पियर लूप ये होती R से 2R के बीच में, तो B डॉट DL म्यू 0 I इनसाइड, तो B इंटू 2πr तो हम लिख सकते हैं। करंट इनसाइड, इस लूप के अंदर करंट कितना है, और ये बिल्कुल आसान, R रेडियस कैपिटल R, तो J इंटू दिस एरिया, ये जो एनुलर रीजन का एरिया है ये वाला, ये आएगा। तो म्यू 0 J पाई R स्क्वायर माइनस, सॉरी R स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर, बड़ी रेडियस में से छोटा वाला सर्कल ये घटा दिया, ये वाला आंसर आ गया। तो B की वैल्यू आई म्यू 0 अपॉन 2π J पाई R स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर बाय R। और जरा सोचिए, सही बात है, म्यू 0 अपॉन 2π I इनसाइड बाय R, इस हिस्से के अंदर I इनसाइड कितना है ये, तो ये लिख दिया। चूंकि हमें ग्राफ भी बनाना है तो हम एक्सप्रेशन भी लिखेंगे, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बाय R, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R माइनस R स्क्वायर बाय R, ये आया। तीसरा R ग्रेटर देन 2R, ग्रेटर देन 2R पे बात करते तो B इंटू 2πr तो आता, लेकिन म्यू 0 अब आता बड़े सिलेंडर में से छोटा सिलेंडर, और ये एक कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि J इंटू पाई 2R का होल स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, तो B की वैल्यू म्यू 0 J पाई 2πr 3R स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, क्योंकि न्यूमरेटर कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर 1/r है, और यहां पे ये आया। तो अब हम इसका फोटो बना लेते हैं। 0 से R तक तो आंसर 0 है, R से 2R, ठीक है, और 2R के बाद 1/r है, लेकिन R पे वैल्यू कितनी है,
कैपिटल आर इसमें छापो, 0 है। आर की वैल्यू 2r छापो, आर की वैल्यू 2r छापो, तो 2r का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो 3/4 टाइप का बनेगा। और r की वैल्यू 2r छापने पे ये भी 3/4, दोनों की वैल्यू बराबर आई। और इसके बाद आया ग्राफ ऐसा, तो यहां से यहां ये ज्वाइन करना है। कर्व क्या है तो हम इसका डेरिवेटिव करके देख लें, तो इसका डेरिवेटिव 1 प्लस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बनता। डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव इंक्रीजिंग, आर बढ़ाने पे स्लोप की वैल्यू घट रही है तो कॉन्वेक्स। ये हमारा फंक्शन है, ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है, और ये आर की वैल्यू 2r इसमें छापने पे आंसर आ जाएगा, तो 3/4 म्यू नॉट जे आर, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, पाई कटा, आर की वैल्यू 2r, एक r, 3/4, ये आ गई आंसर। तो बड़ा आसान सा था ग्राफ बनाना, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ऐसे ही बन रहे थे, मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ रही थी, यहां भी वही है। चलो कम टू क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में देखिए एक्सप्रेशन नहीं निकालना, तो पहले हम बिना एक्सप्रेशन निकाले सोचते हैं। r = r/2, यहां तो r = r/2, हर जगह हम फॉर्मूला लगाएंगे μ0 2 पाई i इनसाइड बाय r। अब r की वैल्यू है r/2 पहले पार्ट में, i इनसाइड है j × पाई r/2 का होल स्क्वायर, सिर्फ इतने हिस्से का ही तो है। तो देखें ये क्या बनता, पाई से पाई कटा, 1/2 से एक 1/2, या 2 से 2 कटा 4, μ0 j r/4। और टेंडेंसी क्या है, डॉट है, मतलब टेंडेंसी क्लॉकवाइज, फील्ड लाइन ऐसी बनी। r = 3r/2 पे, अब 3r/2 पे हम इधर पहुंच गए, तो अब हमारी एम्पियर लूप ये है, और इस एम्पियर लूप के अंदर जो करंट आएगा डॉट भी है क्रॉस भी है, तो μ0/2 पाई i इनसाइड बाय r, r की वैल्यू है 3r/2, i इनसाइड कितना है जरा समझिएगा, j इंटू डॉट वाला पाई r स्क्वायर, इतना डॉट है, लेकिन इस पे क्रॉस भी है कुछ, इतने हिस्से में डॉट, और क्रॉस कितना है j इंटू पाई 3r/2 का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। सोचो इतने हिस्से में क्रॉस है, इसमें डॉट है, तो डॉट कितना था ये, क्रॉस कितना था ये, और ये क्रॉस लिखा बड़ी रेडियस 3r/2, छोटी रेडियस r। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये पाई r स्क्वायर जुड़ गया, ये बना 2, ये बना -3/2 9/4, तो 8 -1/4, न्यूमरेटर में -1/4 है, डिनोमिनेटर में 1/3 है, तो 1/12, ये आ गया आंसर। नेगेटिव ये शो कर रहा है कि ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तीसरा r = 3r पे पूछा था, तो लास्ट में μ0/4 पाई i इनसाइड बाय r, r की वैल्यू कितनी है 3r। लास्ट वाले में हम यहां थे, तो करंट इनसाइड कितना है, तो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन ये था, इतने में डॉट था, इतने में क्रॉस था, हमें यहां कहीं निकालना है, तो इस वाली लूप में इतने पे डॉट, तो j इंटू पाई r स्क्वायर, डॉट को मैंने पॉजिटिव माना, क्रॉस बचे हुए में j इंटू पाई 2r का होल स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, ये आया, तो 4 - 2, ये टर्म बना 2, नीचे बना तो ये 6 आया आंसर, माइनस μ0 j/6, और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, वैसे हम ग्राफ बना सकते थे, हां देखिए यहां क्लॉकवाइज है, यहां एंटी क्लॉकवाइज है, बीच में कहीं ना कहीं जीरो है। जीरो कहां है ये निकालने के लिए आपको सॉल्व एक्सप्रेशन नहीं निकालना पड़ेगा, वो रेडियस पे आंसर जीरो है जिस रेडियस पे करंट इनसाइड जीरो हो जाए, मतलब जिस रेडियस पे टोटल करंट जीरो हो जाए, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ये बन रहा था, और अगर ये चीज जीरो हो गई तो आंसर जीरो है। और बिल्कुल पॉसिबिलिटी है इतने में डॉट इतने में क्रॉस कट सकता है,
देखते हैं कहां कटेगा। तो j इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस का माइनस j इंटू पाई छोटा आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, अगर ये कट जाए तो आर स्क्वायर की वैल्यू 2r स्क्वायर, आर की वैल्यू √2r, 1.414 आर पे आंसर 0 आएगा। और सही बात इससे वेरीफाई हो रहा था, 1.5 आर पे नेगेटिव है, 1.5 आर पे नेगेटिव है, मतलब इससे कम पे ही 0 हो गया होगा, तो ये √2r। अब जहां तक हमसे कहा जाए कि ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ के लिए एक्सप्रेशन भी हमारे पास बिल्कुल आसान, r लेस देन r, सीधे फॉर्मूला लिख रहा हूं, I इनसाइड बाय r, I इनसाइड है j पाई r स्क्वायर, r से 2r, म्यू 0 अपॉन 2 पाई, j पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस j पाई R स्क्वायर माइनस पाई कैपिटल R स्क्वायर बाय r। इसको सुधार के लिखूं, म्यू 0 अपॉन 2 पाई j पाई R स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर बाय r, और दिख रहा है r की वैल्यू √2r रखने पे 0 आ जाए, तो r से ये आया r माइनस 2r स्क्वायर बाय r, ये फंक्शन ग्रेटर देन 2r, 2r के भी बाहर, तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई सॉरी, I इनसाइड, और I इनसाइड कितना है, j इंटू पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस j इंटू पाई 2r का होल स्क्वायर माइनस r का होल स्क्वायर, तो माइनस 2 पाई, तो म्यू 0 j पाई से पाई कट गया बाय r स्क्वायर, 4 माइनस 2, 2 और 2, r की वैल्यू कितनी आई, ठीक है, r की वैल्यू कितनी है 2r बाय 3 आया था पिछली बार, शायद 3 आया था कि 6 आया था, कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ है, हाँ पिछले में कैलकुलेशन में गड़बड़ है, मैंने म्यू 0 अपॉन 4 पाई लिख दिया था I इनसाइड बाय r, इसीलिए जो 1/3 आया था, जो अभी भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है 6 आया था, इट विल बी 1/3। पिछला मुझे नहीं दिख रहा है, हो सकता है पिछला सही होगा, तो ये आया, अभी पता चल जाएगा जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो। हाँ तो अब इसका ग्राफ बनाते हैं, पहला आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, फिर आया ग्राफ r माइनस दिस। अब देखिए इसका डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव 1 माइनस इसका डेरिवेटिव 1 माइनस 1 प्लस, लेकिन यहां पे ये मैंने उल्टा लिख दिया 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, तो ये ऑलवेज नेगेटिव आया, इसका डेरिवेटिव 2r स्क्वायर बाय r स्क्वायर का नेगेटिव -1, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग, डबल डेरिवेटिव से चेक लगा लो, लास्ट में 1 अपॉन r आया, ये हमारा √2r है, ये हमारा √2r के बाद 1.5r है, मतलब 3r/2 हमें इसमें छापना है, तब आंसर मिलेगा, तो म्यू 0 अपॉन 2 j 3r/2, 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, r की वैल्यू 3r/2, 9r स्क्वायर बाय 4, 2 2 1/12, पिछला सही था, ठीक है, तो ये हमारे आंसर आ गए। हाँ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड यहां है, मिनिमम मैग्नीट्यूड तो 0 है, नेगेटिव डायरेक्शन में मिनिमम यहां आएगा कितना 2r पे, और वैल्यू सब आप निकाल ही सकते हो, r रखने पे वैल्यू कितनी आएगी, r इसमें रखो, म्यू 0 j/2, ठीक, और ये 2r रखने पे वैल्यू कितनी आई, शायद म्यू 0 j/2 ही आई, 2r रखने पे देखो ये बराबर आ गई, तो बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक से कुछ खास अलग नहीं। चलो लास्ट अब, हाँ वो म्यू नॉट बाय 2 पाई I इनसाइड बाय r, या आप ऐसे यूज करिए, या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाय r, और I क्या है I इनसाइड, ठीक है, ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर का जो फॉर्मूला था, तो कभी कभी हो जाती है गलती, तो ध्यान रखिएगा। चलो J की वैल्यू J0 R/R, करंट डेंसिटी वेरिएबल है,
तो 0 से r तक तो आंसर अलग आएगा, B.dl म्यू 0 I इनसाइड। ये तो मैं B इंटू 2 पाई r लिख सकता हूं, सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक है। I इनसाइड को J dA इंटीग्रेशन। सोचिए अगर मुझे यहां निकालना है तो यहां से अंदर कितना करंट है। अगर करंट डेंसिटी वेरिएबल है, कांस्टेंट है तो J इंटू ए, वेरिएबल है तो J इंटू डी ए, और यहां डीए के लिए x dx या r dr जो भी बनाते आप, तो म्यू 0 J नॉट r बाय r 2 पाई r dr, और लिमिट आएगी 0 से स्मॉल r। तो B की वैल्यू आई म्यू 0 अपॉन 2 पाई J r बाय r 2 पाई r dr 0 से r बाय r। और देखिए म्यू 0 अपॉन 2 पाई I इनसाइड बाय r, बिल्कुल सही है। म्यू 0 अपॉन 2 पाई, करंट इनसाइड कितना है इस हिस्से में, इसीलिए लिमिट 0 से स्मॉल r गई। और अगर r ग्रेटर देन r जाता तो शायद आप सीधे समझ पा रहे हैं कि मुझे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, लिमिट 0 से कैपिटल R जाएगी। तो ये कांस्टेंट नंबर बनेगा, तो ये 1 अपॉन r पे डिपेंड करेगा। सोचिए आखिरकार ये एक नंबर होगा क्योंकि लिमिट फाइनाइट है। ये नंबर नहीं है, r स्क्वायर का इंटीग्रेशन r क्यूब बाय 3 अपॉन r, ये प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर आएगा। ठीक है, वैसे वैल्यू कितनी आएगी हम यही निकाल लेते हैं। 2 पाई से ये 2 पाई तो काट ही सकते हैं, तो म्यू नॉट J r स्क्वायर बाय 3। और यहां देखें 2 पाई से 2 पाई काटा, म्यू नॉट J r क्यूब बाय 3 बाय 3, तो r स्क्वायर ये बना। तो 1 अपॉन r पे डिपेंड कर रहा है, r स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब प्लॉट इसका r स्क्वायर 1 अपॉन r, पैराबोला फिर हाइपरबोला। और r पे मैक्सिमम है, कितना है, म्यू 0 J r बाय 3। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि सिलिंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम किस तरह करेंगे। अब देखिए इतनी एनालॉजी देखी है तो नेगेटिव मास या नेगेटिव चार्ज सिस्टम है वो उस तरह की एनालॉजी भी आएगी, और उसमें घबराने वाली बात तो कुछ है नहीं। जैसे ये था, ठीक है, ये कुछ इस तरह था। अब हमसे पूछा होता मैग्नेटिक फील्ड एट सम पॉइंट, तो मैं क्या करता हूं, पहले इसका टॉप व्यू बना लेता हूं फिर पूछता हूं। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग पॉइंट पे पूछ सकता हूं, ये x ये y। तो मैग्नेटिक फील्ड B एट x की वैल्यू r0 0, 2r 0 0, 3r 4 0 0, और चौथा प्रूव दैट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कैविटी इज कांस्टेंट। ये पूछा होता। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी रफली हम ऐसे ही क्वेश्चन कर चुके हैं। हाँ, तो इसमें करने के लिए बड़ा सिंपल सा कि आपको इसको दो हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा कि एक हमारा ये है और एक हमारा ये है। ये कंप्लीट हमारा डॉट है यूनिफॉर्म वाला, ये कंप्लीट हमारा क्रॉस है यूनिफॉर्म वाला। तो ये जे, ये भी जे, लेकिन एक जे है एक माइनस जे है। अब हमें वापस आना पड़ेगा कि कंप्लीट अगर होता ये तो इसके आंसर क्या थे। इसका ग्राफ था ऐसा, बाहर निकाला तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई आई इनसाइड बाय आर, और अंदर भी यही है म्यू 0 अपॉन 2 पाई आई इनसाइड बाय आर। बस आई इनसाइड की वैल्यू यहां जे पाई कैपिटल आर स्क्वायर है, यहां जे पाई स्मॉल आर स्क्वायर है। ठीक है,
अब जरा देखते हैं, पहला पूछा है r, 0, 0। पॉइंट कहां है? सॉरी, मैं आसान पूछ लेता हूं, पहला आसान ही रखते हैं अपन, r/2 रखते हैं। r/2 पे, r/2 पे पूछा इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट इसके लिए यहां और इसके लिए यहां है। तो इस पॉइंट पे जब हम निकालते तो इसकी वजह से तो आंसर नहीं आएगा, जो आंसर आएगा इसकी वजह से आएगा। और इसकी वजह से आंसर कितना आएगा? तो इसकी वजह से जरा सोचिए, पहले डायरेक्शन सोचिए, डॉट की वजह से डायरेक्शन आएगी ऊपर, और कितना आएगा करंट इनक्लोज्ड? ये, इसकी वजह से आंसर आएगा 0। तो पहले का आंसर r/2 0, 0, इसका आंसर आया इसकी वजह से μ0/4π, डॉट का आंसर आया ऊपर, और I इनसाइड 2π। I इनसाइड कितना है? J इंटू पाई r/2 का होल स्क्वायर बाय r। नीचे गलती मत करना, नीचे भी स्मॉल r आएगा, तो स्मॉल r r/2 ऊपर ये, और डायरेक्शन आई ऊपर। पहले पार्ट का आंसर। हालांकि पूछा नहीं, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूं 0, 0, 0 पे। यहां अगर निकालना होता तो जरा समझिए, यहां आंसर निकालना होता। अब पॉइंट हमारा P यहां है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा क्योंकि सेंटर पे है, लेकिन इसका आंसर आएगा, तो इसका आंसर आएगा μ0/2π I इनसाइड बाय r। r कितना है? r/2। करंट इनसाइड कितना है? J इंटू पाई r/2 का होल स्क्वायर। लेकिन डायरेक्शन क्या आएगी इसकी? अब जरा देखिए, ये क्रॉस है, तो डायरेक्शन आई इसकी ऊपर। और देखिए दोनों आंसर बराबर है, दोनों आंसर बराबर है, इत्तेफाक नहीं है। लास्ट जब हम प्रूव करेंगे तो इस पूरे हिस्से में सेम आएगा, और चूंकि इस पूरे हिस्से में सेम आएगा तो इस पॉइंट और इस पॉइंट पे तो बराबर आना ही था। इसका मतलब ये 3r/4 का भी आंसर वही है, ये इधर है, ठीक है। लेकिन अभी हमने प्रूव नहीं किया है। चलो, पहले का आंसर आ गया। दूसरे में 2r, 0, 0। तो ये अप्रोच मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। यहां से 2r, सेंटर से 3r/2। लेकिन यहां डायरेक्शन हमें यहीं के यहीं बनानी पड़ेगी, डॉट, इसकी डायरेक्शन आएगी ऊपर, क्रॉस, इसकी डायरेक्शन आएगी नीचे, ठीक है। मतलब क्या है? इस पूरे को एक सिंगल करंट कैरिंग वायर एक्सिस पे मान सकते हैं, इस पूरे को सिंगल करंट कैरिंग वायर एक्सिस पे मान सकते हैं। तो μ0/2π I इनसाइड, और I इनसाइड इसकी रेडियस r है, बाय r। अगर μ0/4π लिखता तो 2I/r आता, इसका आएगा μ0/2π I इनसाइड। तो I इनसाइड कितना है? J, इसकी रेडियस है r/2 बाय r/2। और ये वेक्टर में अलग से लिख चुका हूं, इसीलिए मैग्नीट्यूड। अब यहां देखते तो 2 और 2 आता 4, पाई से पाई कटता, μ0/4 ऊपर। यहां करते तो 2 से 2 कटा, तो इसका आंसर कितना आया? 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। हाँ, एक मिनट, ये डिस्टेंस 3r/2 है, इसलिए गलत हो रहा है। हाँ, फिर देखिएगा ये गलती ना करें। μ0/2π I इनसाइड बाय स्मॉल r, और स्मॉल r का सेंटर से डिस्टेंस। मतलब इसका आंसर क्या आया? इसको सिंगल एक करंट कैरिंग वायर मान लो, और 3r/2 पे इसका आंसर निकाल दो। इसको सिंगल करंट कैरिंग वायर मानो, 2r पे आंसर निकाल दो। कितना आया? हाँ, तो 3r/2, 2 से 2 कटा, 1/12, 1/4 माइनस 1/12, इट इज 1/3। ये आंसर आया ऊपर। क्या ये भी 1/3 था? नहीं था, सॉरी, ये तो हम बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, सॉरी, तो ये तो हम बाहर निकाल रहे हैं, हमें इसके लिए चेक करना है वो चीज। एनीवे, तो ये हमारा आंसर आ गया। चलो, तो इसका भी आंसर मिल गया हमें। इसका आंसर कितना मिल गया? 1/3 μ0/r ऊपर, r/2 पे आंसर मिल गया था अपना, वो 2 से 2 μ0/r/4।
3r/4 पे ये आंसर मिलना चाहिए, ये हमें चेक करना है। देखते हैं। तो 3r/4 पे चेक करते तो यहां से 3r/4 पे, और ये 3r/4 इसके सेंटर से r/4 पे आएगा, तो पॉइंट P यहां है। तो इसको एक सिंगल डॉट करंट कैरिंग वायर लेते जिसका करंट आता है इतना, और इस डॉट की वजह से इस पॉइंट पे आंसर आता है ये। तो μ0/2π I इनसाइड, इसका करंट है J × पाई 3r/4 का होल स्क्वायर बाय 3r/4। एक 3/4 कटा, 3/8 JR ऊपर। ये देखते हैं, इसकी वजह से ये क्रॉस की तरह बिहेव करता जो r/4, और क्रॉस का मैग्नेटिक फील्ड आएगा नीचे, तो क्रॉस का मैग्नेटिक फील्ड आएगा नीचे, तो इसका आंसर आएगा नीचे μ0/2π करंट J पाई r/4 का होल स्क्वायर बाय r/4। तो 1/4 से एक 1/4 कटा, 1/8 μ0 JR/8 डाउन, तो नेट आया, घटा दो 3/8 माइनस 1/8 μ0 JR, तो आंसर इज μ0 JR/4। और देखिए वही है, मतलब लास्ट हमें प्रूव करना है कि ये तो चलो हमने देखा कि कहीं किसी भी जनरल पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पे आया, इस पे आया, इस पे आया, अब हमें चेक करना है कि ये पूरे स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म आएगा, और ये भी बिल्कुल वेक्टर की तरह। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी चीज हमें डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें हर पॉइंट पे निकालना है, मतलब वेक्टर वेक्टर खेलना है। तो अगर पूरे में ये होता तो मैं किसी भी स्मॉल r पे आंसर निकालने को कहता, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसा बनता, सोचो, तो आंसर आता μ0/2π I इनसाइड बाय r। μ0/2π I इनसाइड कैन बी रिटन एज J × πr², करंट, मतलब सॉलिड के अंदर बात कर रहा हूं, बाय स्मॉल r, तो μ0 JR/2। लेकिन दिक्कत यह है कि यह स्केलर है, हमें इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है। लेकिन जरा समझिएगा, इसका वेक्टर कन्वर्ट करना है, लेकिन इसका वेक्टर r वेक्टर पे सीधे नहीं चढ़ा सकते। हुआ क्या था जरा याद करिए, सॉलिड स्फीयर में, सॉलिड स्फीयर में हमने निकाला था तो ρr/3ε0 आंसर आया था r पे, और हमने ये वेक्टर सीधे r पे लगा दिया था क्योंकि ये r के पैरेलल है। अब ये r के पैरेलल नहीं है, r के परपेंडिकुलर है, r वेक्टर तो इधर है, तो r पे तो क्रॉस आएगा, तो दो चीजों पे क्रॉस है, और सही बात है वो दो चीजों पे क्रॉस किन पे है। अब सोचो, इसका करंट डेंसिटी, आखिरकार करंट डेंसिटी एक वेक्टर है, तो करंट डेंसिटी ये है। और जरा समझिए, J क्रॉस R करने पे B आ रहा है, J ऊपर R इधर, J क्रॉस R करने पे B आया, तो दरअसल इसका वेक्टोरियल फॉर्मूला बड़ा अच्छा था, μ0/2 J क्रॉस R, स्केलर ये आया, वेक्टर ये है। अब अपने आप ये R के परपेंडिकुलर आ गया, J के परपेंडिकुलर आ गया। अब मुझे ये प्रूव करना है, तो अब ये बिल्कुल आसान हो गया। कैसे, वो देखिए, ये अगर सेंटर C1 है, ये अगर सेंटर C2 है, ये पॉइंट P है, पूरे पे डॉट था, तो हमने इसको पहले दो पार्ट में तोड़ लिया। कंप्लीट डॉट अलग कर दो, तो ये C1, ये पॉइंट P, क्रॉस अलग कर दो, C2 पॉइंट P यहां। अब जरा सोचिए, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता B1 आता, इसकी वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड आता, ठीक है, B2 आता। B1 वेक्टर μ0 J क्रॉस C1 P बाय 2, B2 वेक्टर μ0 माइनस J क्रॉस C2 P। उम्मीद है माइनस J समझ में आया होगा, डॉट को प्लस लिया तो ये वेक्टोरियल समेशन B1 प्लस B2 आता, μ0 J बाय 2 वेक्टर कॉमन लूं,
C1P माइनस C2P, और C1P माइनस C2P C1P प्लस PC2। अब तो मजा आया। और ये बन गया μ0 J क्रॉस C1 C2 बाय 2, और ये आंसर आया यूनिफॉर्म, क्योंकि C1 C2 तो एक यूनिक वेक्टर है। और ये कैसा यूनिफॉर्म आया ये भी समझिए, ये हमारा C1 C2 वेक्टर है, J हमारा ऊपर है, J हमारा ऊपर है, C1 C2 इधर है, तो आंसर आया मैग्नेटिक फील्ड C1 C2 के परपेंडिकुलर कुछ ऐसा। और ये आया हाफ μ0 J क्रॉस C1 C2। C1 C2 कुछ और नहीं, R/2 I कैप है, C1 से C2 को ज्वाइन करने वाला। तो 1/4 μ0 J R, और डायरेक्शन ऊपर। ये आंसर आ गया, और यही आना था। फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला तो हम एक ही सीखे हैं। ये वेक्टर फॉर्म जरूरत पड़े तो ऐसे निकाल लो, अदरवाइज हमें और कहीं जरूरत पड़नी नहीं है। हम हमेशा क्या करेंगे, जैसे मैंने सुपरपोजिशन बताया कि डॉट का अलग निकाला, क्रॉस का अलग निकाला, और हर जगह यही फॉर्मूला यूज कर देंगे। जहां तक डायरेक्शन की बात है तो डॉट में ऐसे, क्रॉस में इस तरीके से, तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। लास्ट डिस्कशन है रफली की मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड इसीलिए काम का है क्योंकि आगे जब हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इनमें एक टर्म आएगा इंडक्टर। ये इंडक्टर कुछ और नहीं सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड कुछ और नहीं, सर्कुलर कॉइल्स एक दूसरे के बगल में ढेर सारी रखी, ये सोलेनॉइड है। अब अगर इसमें मुझे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, हम बहुत ही स्पेशल केस के लिए निकालने वाले हैं, लॉन्ग सोलेनॉइड। तो लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो पहले हमें समझना पड़ेगा इसकी फील्ड लाइन कैसी होंगी। हालांकि मैं पहले थोड़ी सी बता चुका हूं कि फील्ड लाइन ऐसी है, लेकिन अभी हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस और चाहिए इसमें। तो हम क्या करते हैं, एक सिंगल लूप की फील्ड लाइन देखते हैं। इसकी तो हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे। ये सिंगल लूप की है। एक और लूप इसके बगल में रखते तो उसकी लूप की डायरेक्शन भी ऐसी ही होती। अब जरा सोचिए, इन दोनों लूप को पास में लाइए। जब हम पास में लाते या कंबाइंड का बनाते तो जरा सोचिए इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होती। इस पॉइंट पे इसकी फील्ड इधर है, इसकी फील्ड इधर है, तो रिजल्टेंट के बीच में जाएगी लाइन। तो ये जो लाइन अगर कंबाइंड की बनाते तो कंबाइंड की लाइन कुछ ऐसी हो जाती। इमेजिन करो रिजल्टेंट के पैरेलल जाती, तो ये लाइन कुछ ऐसी, ये लाइन कुछ ऐसी, कुछ लाइंस ऐसी बंद हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं इसी को और पास ले आऊं तो दो लूप की लाइंस कुछ ऐसी बनेंगी। अब जाके ये बाहर निकलेंगी ये। लेकिन अगर मैं एक और लूप रख दूं तो ये लाइन जो यहां से बाहर निकल रही है अब यहां से बाहर निकलेंगी। ऑब्वियसली रियलिटी है कि ये लाइन कुछ ऐसी हो रही है। लेकिन इन लूप को काफी क्लोज क्लोज रख दो, तो मैं ढेर सारी लूप अगर एक दूसरे के पास रख दूं तो लाइंस को बीच में से तो निकलने का मौका ही नहीं मिला। ये लाइन सीधे सीधे ऐसे हो गई, निकली कहां, जहां ये खत्म हो गई, वहां से लाइन बाहर निकलेंगी, ऐसे बंद होंगी। अब सोचिए ये लाइन आप बढ़ाते जाओ तो ये और दूर से बंद होंगी, और बढ़ाते जाओ और दूर से बंद होंगी, और ऐसे बढ़ाते बढ़ाते काफी लॉन्ग सोलेनॉइड की बात की तो ये यहां से जाएंगी और कहीं बहुत दूर जाके बंद होंगी, यहां से जाएंगी कहीं बहुत दूर जाके बंद होंगी। मींस लॉन्ग सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं वो देखो। ये हमारा सोलेनॉइड है, ये देखिए बीच में रफली पैरेलल है।
और जरा सोचिए ये अगर बहुत ही लॉन्ग होता तो बहुत दूर से जाके बंद होती, मतलब ये इमेजिन करिए बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 है। पहला कंक्लूजन। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग है, तो ये बहुत दूर से ऐसे आ रही है। और ये आपने बार मैग्नेट में पक्का एक्सपीरियंस किया होगा, नॉर्थ और साउथ आप जो आयरन लाते हैं, ये आयरन है, इधर चिपक जाता है स्ट्रांगली, इधर स्ट्रांगली चिपकता है, लेकिन यहां स्ट्रांगली नहीं चिपकता, यहां ऑलमोस्ट चिपकता ही नहीं है सेंटर के आसपास। क्यों? क्योंकि इसकी फील्ड लाइन भी तो ऐसी ही होती है। मतलब यहां फील्ड काफी कम है एज कंपेयर टू यहां, और जितनी बड़ी बार मैग्नेट लोगे उतना बड़ा ये इफेक्ट आएगा कि सेंटर के आसपास काफी कम चिपकेगा, क्योंकि यहां फील्ड लाइंस कमजोर होती हैं। तो बार मैग्नेट भी मैं काफी बड़ी ले लूं तो सेंटर के आसपास इधर कहीं, मतलब ऊपर यहां मैग्नेटिक फील्ड काफी कम हो जाएगा। तो वही यहां है, तो कंक्लूजन क्या है, यहां मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया, यहां मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया। ठीक है, चलो यहां तक तो ठीक है। अब मुझे इसकी फील्ड लाइन, ये अंदर मुझे समझ में आ रहा है कि अंदर फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू एक्सिस, बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 है। अब मुझसे कहा बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैसे बनेगा। एक तो तरीका आपके पास ये है जो मैं आपको ही करने को दे रहा हूं, ये मैं नहीं प्रूव कर रहा हूं। एक तो तरीका ये है कि इसको आप ढेर सारी करंट कैरिंग कॉइल में तोड़ दो। तो यहां से अगर मुझे सेंटर पे आंसर चाहिए, सेंटर के नेबरहुड में, तो आप सेंटर से एक्स पे ये dx मानो, ये नंबर ऑफ टर्न्स इसके पास dn होंगे, तो यहां से इसकी वजह से ये db आप निकाल लोगे। कैसे? इस dn को करंट कैरिंग कॉइल मानना, μ0/4π2 मैग्नेटिक मोमेंट r² x² 3/2। ठीक है, और इन dB को इंटीग्रेट कर देना -∞ से इंफिनिटी पे, आपका वही आंसर आएगा जो हम निकाल रहे हैं। ठीक है, हाँ, dn टर्न्स कितने हैं उसके लिए आपको यहां टोटल टर्न्स ना देके स्मॉल n दिया होता है, टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कि एक यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हैं। तो शायद dn की वैल्यू समझ में आ रही होगी, n dx है, लेंथ इसकी dx, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n, तो इसमें टर्न्स कितने हैं ये, तो dm की वैल्यू n/a dn i pi r²। तो ये खुद से ट्राई करना। फिलहाल मैं यहां एम्पियर्स लॉ यूज करके सीधे आंसर इसका बता रहा हूं। तो मैं कैसी लूप ले रहा हूं ये देखिए, ये मेरी एम्पियर लूप है, ढंग से दिख नहीं रही और डार्क कर देता हूं। ये मेरी एम्पियर लूप है, P Q R S। ठीक है, अब मैं इस B.dl जो लगाने वाला हूं एम्पियर्स लूप पे लगा रहा हूं, μ0 I इनसाइड। अब ये आएगा P से Q, P से Q B.dl, Q से R B.dl, R से S B.dl, S से P B.dl, μ0 I इनसाइड। अब जरा समझिए, P से Q आंसर 0 है। क्यों? बाहर मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, अंदर है तो परपेंडिकुलर है। Q से R अगर मैं इसकी लेंथ L ले लूं तो Q से R जरूर आंसर आएगा B इंटू L। मैंने माना कि इस पॉइंट पे आंसर B आया, इस पूरे पॉइंट पे आंसर B है, इस लाइन पे सिमेट्री है, पूरे पे B आएगा। प्लस R से S 0 है, या तो परपेंडिकुलर है या है ही नहीं। P से S आंसर 0 है क्योंकि है ही नहीं, इज इक्वल टू μ0 I इनसाइड। और I इनसाइड समझिएगा, I इनसाइड कैसे समझाता हूं ध्यान दीजिएगा। ये फील करिए कि ये कॉइल्स ऐसी हैं और हमारी एम्पियर लूप इसको अंदर से काट रही है, तो ये कॉइल्स ऐसे बाहर निकल रही हैं हमारे इधर से। तो शायद इसका क्रॉस सेक्शन आपको समझ में आए। क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा है, यहां से लूप बाहर निकल रही है,
यहां से लूप अंदर जा रही है, हमारी एम्पियर लूप ऐसी है। सोचिए इसका बीच में से क्रॉस सेक्शन ऐसा है, सोचें ये करंट कैरिंग वायर्स ऐसे हैं, तो यहां से अंदर आए, बाहर निकले, बाहर निकले, बाहर निकले, ठीक है। और जैसा मैंने मैग्नेटिक फील्ड माना है, मतलब एक्चुअली लाइंस मेरी उल्टी है। मैग्नेटिक फील्ड मैंने बाहर माना है, मतलब ये मेरा क्रॉस है, ये मेरा डॉट है, ये। तो देखिएगा यहां से ये कितने करंट निकले, तो ये बहुत आसान है, लेंथ L है, इस L में कितने टर्न्स हैं, उतने ही करंट निकले, तो कितने टर्न्स हैं, NL इंटू I, नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस पर्टिकुलर लेंथ। स्मॉल n क्या है, टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ का मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस लेंथ, तो ये आया ये, और अच्छी बात है L और L कट गया, मैग्नेटिक फील्ड आया μ0 NI, और आंसर क्या है, यूनिफॉर्म। तो आंसर मिल गया होगा, हाउ टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। बाहर ऑब्वियसली सोलेनॉइड के बाहर जाओगे नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, लाइंस डाइवर्ज हो जाएंगी। और ये जो बी का आंसर निकला है ये इंडिपेंडेंट ऑफ दिस रेडियस है, ये डिपेंड नहीं किया कि ये कॉइल कितनी अंदर है, मतलब इस पूरी कॉइल को आप कितने भी अंदर बाहर करो, इस पूरे में सॉल्व करने पे यही आएगा μ0 NI। तो ये इस हिस्से में पूरे में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई है, ठीक है। ऑब्वियसली लॉन्ग सोलेनॉइड है, लॉन्ग का यूज कहां किया हमने, क्योंकि लॉन्ग होगा तभी हम बाहर B0 मान सकते हैं, ठीक है। तो शायद आप समझ पा रहे होंगे, उस तरीके से भी आप प्रूव करके देख सकते हो। ये हमारा एम्पियर्स लॉ यूज करके सोलेनॉइड, और ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया कि सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना है। ये देखिएगा जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था तो शीट का आंसर हमने निकाला था Q/2ε0A या σ/2ε0A। पूरे कैपेसिटर में इसकी जरूरत पड़ी बार बार, क्योंकि कैपेसिटर में तो इसी से बनाया था, वैसे ही जो इंडक्टर बनाएंगे वो इससे बनेगा, तो इस फॉर्मूले की इंडक्टर में बार बार जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो कैपेसिटर की बेसिक यूनिट क्या थी, शीट, जिसका आंसर कांस्टेंट था। इसकी बेसिक यूनिट क्या है, सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। तो ये बड़ी अच्छी चीज थी। तो शायद यहां तक का डिस्कशन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे एम्पियर्स लॉ लगा के इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया, ठीक है। स्मॉल n जरूर ध्यान रखिए, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। और एक लास्ट छोटा सा डिस्कशन और रह गया था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू शीट ऑफ करंट, ड्यू टू शीट ऑफ करंट, ये क्या चीज है देखिएगा, ये शीट ऐसे समझिए और करंट कैरिंग वायर कुछ ऐसे, ये लॉन्ग शीट है, इनफाइनाइट शीट है, इनफाइनाइट शीट है। तो ये कुछ इस तरह है, तो हम इसको यहां से देखते तो हमें ये शीट कैसे दिखती, ऐसे, ऐसे दिखती, ठीक है। ये शीट ऐसे दिखती। अब देखिए चूंकि इनफाइनाइट शीट है तो टोटल करंट तो इन्फिनिटी है, तो यहां करंट ना डिफाइन करके करंट पर यूनिट लेंथ, ये टर्म डिफाइन करेंगे कि जैसे इनफाइनाइट, अगर शीट वाकई में इनफाइनाइट है तो चार्ज डिफाइन करना मीनिंगलेस है, चार्ज की जगह हम क्या डिफाइन करेंगे, सिग्मा। तो वैसे ही अगर शीट इनफाइनाइट लेंथ तक गई है तो टोटल करंट तो इतने वायर हैं कि इनफाइनाइट हो गया, तो हम क्या डिफाइन करेंगे, करंट पर यूनिट लेंथ। तो किसी भी लेंथ में करंट चाहिए, के का मल्टीप्लाई कर दो, जे जैसे हमने निकाला था करंट पर यूनिट एरिया, तो जे डीए हमारा डीआई बन गया था, वैसे ही के करंट पर यूनिट लेंथ है तो के डीएल हमारा डीआई बन जाएगा। अब देखिए इसका आंसर तभी निकल पाएगा जब हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल पाए। तो पहले तो हम इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सोचते हैं कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, ए पे। हमें नहीं पता ए पे डिपेंड करेगा कि नहीं, लेकिन हम डायरेक्शन अब भी निकाल सकते हैं। कैसे, यहां से ये एलिमेंट लो,
इस एलिमेंट का आंसर आएगा इधर, इस लाइन के परपेंडिकुलर। सोचो, एक एलिमेंट सिमेट्रिकली इधर लो, इसका आंसर आएगा इधर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा इधर। और अब जरा आप सोचिए, यहां से इस तरफ जितने हैं उतने ही इस तरफ हैं, तो सबका रिजल्टेंट इधर ही आएगा। तो यहां से किसी इस पॉइंट पे लाइन इधर आएंगी, और चूंकि चारों तरफ दोनों तरफ सिमेट्रिक है इंफिनिटी पे, तो ये लाइन सिर्फ यहां नहीं, हर जगह लाइंस ऐसी हैं, क्योंकि ये दोनों तरफ इंफिनिटी है। और यहां पे मेरे ख्याल से कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए, लाइंस ऐसी हैं। यही आप यहां बनाते तो आपको लाइंस उल्टी मिल जाती। या आप ऐसे भी सोच सकते थे, डॉट। सोचिए, इस पे थंब कीजिए, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग कर लो रही। अब अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, वंस अगेन आपके पास एक तरीका है, ये करके देखिएगा। यहां पे ये dx लेंथ लीजिएगा x पे, ये db निकालिएगा, db का इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, जो हम एम्पियर्स लॉ से आंसर निकाल रहे हैं सेम आना चाहिए। तो ये करके देखना है आपको। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पे एम्पियर लूप ले रहा हूं। ये मैंने एम्पियर लूप ले ली, जिसकी लेंथ l ये है। ये डिस्टेंस अगर x होता, ये डिस्टेंस अगर x होता, ये x ले लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए, x अगर मैंने ऊपर लिया है, x नीचे लिया है, तो इसको नाम b दूंगा, तो ये भी b ही है, बिकॉज ऑफ सिमेट्री। ये मैग्नीट्यूड पूरे में b है, तो इस पे भी पूरे में b है, क्योंकि डिस्टेंस x है। अब जरा देखिएगा, b डॉट dl का क्लोज इंटीग्रल म्यू 0 I इनसाइड। अब b डॉट dl इस हिस्से का तो आएगा नहीं, और लूप में पैरेलल ले लेता हूं इसके ही, तो इस हिस्से का तो आया नहीं, इसका आया bl, इसका तो आया नहीं क्योंकि परपेंडिकुलर, उसका आया bl इज इक्वल टू म्यू 0। करंट कितना इसके अंदर है, तो वो देखिएगा KL, करंट पर यूनिट लेंथ इनटू L। और बड़ी अच्छी बात है, L कट गया, तो मैग्नेटिक फील्ड आया म्यू 0 K/2 और यूनिफॉर्म। और एनालॉजी आपको शायद समझ में आ गई होगी कि चार्ज शीट का आंसर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। लेकिन जब हम इसकी बात करें तो इसका आंसर है ऐसा, म्यू 0 K/2, म्यू 0 K/2। देखिए 2 तो नीचे आ ही रहा है, इन फॉर्मूले में एप्सिलॉन नीचे आता है, तो इसमें म्यू 0 ऊपर आता है, बस सिग्मा की जगह K आ गया। तो ये इनफाइनाइट शीट का आंसर ये था कि करंट कैरिंग शीट है, तो इसका आंसर ये निकलेगा। तो फाइनली हम फॉर्मुलेज कंक्लूड कर लेते हैं एनालॉजी के साथ। पहला फॉर्मूला आया हमारा लाइन चार्ज का, लैम्डा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आया इस तरफ, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लेकिन इसी लैम्डा को अगर मैं वेलोसिटी भी दे दूं, तो इट इज इक्विवेलेंट टू अ करंट कैरिंग वायर, और जिसका करंट लैम्डा भी है। और अब आंसर आया क्रॉस म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 I बाय आर। और इधर आया डॉट, और इसका इधर था ऐसा। तो पहली चीज रिलेट करिए कि चार्ज ये था, अगर चार्ज मूव करने लग गया तो ये करंट बन जाएगा, और करंट का आंसर ये आएगा। डायरेक्शन इसकी इधर, इसकी इधर, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्रॉस और डॉट या सर्कुलर है, इसकी रेडियल थी। ये आर के पैरेलल है, वो आर के परपेंडिकुलर है। पहला आया। दूसरा रिलेशन, और देखिए फॉर्मूले काफी हद तक एक से हैं। दूसरा रिलेशन आया हमारा इनफाइनाइट शीट का। इनफाइनाइट शीट का सिग्मा था, तो हमने कहा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। इसी को अगर मैं मूव करा दूं, ऐसे वेलोसिटी दे दी, वेलोसिटी, तो ये करंट कैरिंग वायर बन गया। करंट कैरिंग वायर बन गया, तो ये कुछ ऐसे करंट है, ऐसे करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पैरेलल, और इधर ऐसे एंटी पैरेलल।
और कितना म्यू 0 k बाय 2, म्यू 0 k बाय 2। यहां पे शीट के परपेंडिकुलर है, यहां शीट के पैरेलल है। और ये अगर नहीं आ रहा समझ में तो आप यहां से देखिए, तो आपको ये शीट दिखेगी डॉट, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां ऐसी, यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी। फॉर्मूला भी रफली सेम है, ठीक है। शीट के परपेंडिकुलर, यहां शीट के पैरेलल है। तीसरा हमने देखा सिलेंडर। तो चार्ज जो भी था, इसका आंसर किसी भी r डिस्टेंस पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो इसी की करेस्पॉन्डिंग एनालॉजी करंट कैरिंग ये था, सरफेस पे था, हमने ये देखा टॉप व्यू, ये कुछ ऐसा दिखा। अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0, बाहर मैग्नेटिक फील्ड म्यू 0 अपॉन 2 पाई आई इनसाइड बाय r। इसी में देखा तो अगर ये सॉलिड होता तो r अंदर कुछ और है, अंदर आंसर आया म्यू 0 अपॉन 4 पाई j इंटू पाई छोटा r स्क्वायर बाय r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। सॉरी, ये मैंने उसका आंसर लिख दिया। तो ये आंसर आया लैम्डा इनसाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और लैम्डा इनसाइड की वैल्यू रो इंटू लैम्डा इनसाइड। याद करिए लैम्डा इनसाइड कैसे देखते थे, इस L का चार्ज रो इंटू पाई r स्क्वायर L इज इक्वल टू लैम्डा L। तो रो इंटू पाई r स्क्वायर बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। और बाहर निकाला तो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, रो पाई कैपिटल R स्क्वायर। ये इसी में हमने देखा कि अगर पूरे में होता डॉट तो अंदर निकालते तो म्यू 0 अपॉन 2 पाई j इंटू पाई छोटा r स्क्वायर बाय r, और डायरेक्शन डॉट के हिसाब से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। r ग्रेटर देन r पे म्यू 0 अपॉन 2 पाई j पाई कैपिटल R स्क्वायर बाय r 1 अपॉन r। ये देखा, ठीक है। मतलब इसी में कि अगर ये जो चार्ज सिलेंडर था, अगर ये ऐसे मूव कर जाता वेलोसिटी v से, तो ये इसकी तरह बिहेव करता। लेकिन अगर ये खुद की एक्सिस पे घूमना चालू कर देता तो ये ऐसे करंट बनते। सोचो, तो आंसर बनता सोलेनॉइड का म्यू 0 ni। तो इस तरह से हमने ढेर सारी एनालॉजी देखी। तो अब आप प्रॉपर ईमानदारी से डीसीटी सॉल्व करिए। पहले उसके पहले सभी फॉर्मूलेज को खुद से प्रूव करने की कोशिश करिएगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेट करिएगा, सो दैट आपको दो अलग अलग चीजें ना रटनी पड़े, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक से हैं, जो क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आए थे वही इसमें आएंगे, डीसीटी में भी रफली ऐसे ही होंगे। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम कैसे करते थे, एक क्यू है एक माइनस क्यू है या 2q है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट करना है, तो यहां दोनों का जुड़ जाएगा, तो यहां आएगा 3q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए। यहां पे बात करते तो 2q और माइनस q का कटता q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए, यहां पे q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए। इसी की एनालॉजी कि ये क्रॉस है, ये डॉट है, ये k दिया है, ये k दिया है, तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, बाहर 0 हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इधर आएगा लेकिन डायरेक्शन ऐसी, और कितना म्यू 0 k। इसी की एनालॉजी चार्ज में अगर मैं एग्जैक्टली यही लिखता तो मान लो ये प्लस होता, ये माइनस होता, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहां ऐड हो गया तो q बाय एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। तो एनालॉजी जो कि तो जैसी बनाना चाहें हम बना सकते हैं। तो इत्मीनान से सब चीजें डिराइव करिए खुद से, बस एम्पियर्स लॉ याद करना है आपको, उसके अलावा सब चीजें एम्पियर्स लॉ से खुद से डिराइव करके देखिए, फिर डीसीटी सॉल्व करिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था मैग्नेटिक्स का।